स्टोरी की शुरुआत एक फनी और थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन से होती है। हमारी मेन कैरेक्टर टोमो एक एनर्जेटिक और टॉमबॉय टाइप लड़की है जिसे उसका दोस्त जुन हमेशा सिर्फ अपना दोस्त ब्रो मानता था। पर एक दिन जब टोमो एकदम से थोड़ी सी क्यूट और स्टाइलिश लगने लगती है तब जुन के इमोशन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। पर ऑब्वियसली वो टिपिकल डम एनिमे गाय उसे तो खुद ही समझ नहीं आता। सब कुछ स्टार्ट होता है जब टोमो फाइनली हिम्मत करके जुन को अपने दिल की बात बताती है। लेकिन जुन जो कि हमेशा सब कुछ सिंपल समझता था उसके वर्ड्स का मतलब ही गलत ले लेता है। वो कैजुअली बोल देता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर उसके लिए वो सिर्फ एक फ्रेंडली लाइन थी। टोमो के लिए एक शॉकिंग मोमेंट होता है क्योंकि उसे समझ में आता है कि जुन कभी उसको लड़की के रूप में देखता ही नहीं था। उसके लिए तो वो सिर्फ एक दोस्त, एक पार्टनर इन क्राइम थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों स्कूल जा रहे होते हैं टोमो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है, पर जुन बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मजाक में टोमो के चिक्स को थोड़ा सा क्लैप कर देता है जिससे कि टोमो एम्बेरस हो जाती है और उसे एक टाइट पंच मार देती है। ये दोनों के बीच का नॉर्मल रूटीन बन गया होता है, फाइट करो और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों दोस्त बन जाओ। स्कूल पहुंचकर टोमो अपनी बेस्ट फ्रेंड मिजुको के पास जाती है और उससे पूछती है क्या कभी जुन को लगेगा कि मैं भी एक लड़की हूँ। मिसुजू जो कि हमेशा काम और थोड़ी सी सेवेज नेचर की होती है उससे कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हमेशा लड़कों जैसे बिहेव करती हो, फाइट्स करती हो, गेम खेलती हो और वो तुम्हें लड़की की तरह कैसे देखेगा। पर वो साथ ही एक सजेशन भी देती है थोड़ा अपनी बात करने का स्टाइल बदलो, सॉफ्ट टोन ट्राई करो। मिसुजो की बात मानकर टोमो नेक्स्ट डे हॉलवे में जुन के पास आ जाती है और वो थोड़ा सा जेंटल टोन में बात करने की कोशिश करती है। पर जुन फिर से सीरियस नहीं होता। वो मजाक में बोलता है क्या तुम वॉइस एक्टिंग सीख रही हो क्या। ये सुनकर टोमो गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और जुन गुस्से में उसकी कॉलर को पकड़ लेता है। तब टोमो उसे चिल्लाने लगती है छोड़ो मुझे, पर जुन नहीं छोड़ता और अगले सेकंड में टोमो उसके फेस पर एक सॉलिड पंच दे देती है। शाम को घर पहुंचने पर टोमो के फादर उसके जख्म देखकर पूछते हैं ये सब क्या हुआ। जब वो जानती कि उसका जून फ्रेंड से फाइट हुआ तो उसके फादर उल्टा उसी को डांट देते हैं तुम जून से मार खा गई, तुम तो मेरी बेटी हो। टोमो भी पीछे नहीं हटती और बोल्ड टोन में कह देती है मैं हार गई पर गलत नहीं थी, और उसकी ये लाइन उसके कैरेक्टर का पूरा इंसेंस दिखाते हैं। नेक्स्ट डे जब टोमो और जुन फिर से स्कूल जा रहे होते हैं जुन माफी मांगता है पर साथ ही मजाक भी करता है तुम्हें याद है किसने पहले पंच मारा था। टोमो इग्नोर करती है तो जुन उसे टैकल करके हंसने की कोशिश करता है, पर टोमो के लिए ये फ्लर्ट नहीं इरिटेट जैसा लगता है तो वो फिर से पंच लगा देती है। और जब दोनों जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकते हैं जुन का फेस सडनली सीरियस हो जाता है, लगता है कि अब उसके अंदर कुछ बदलने वाला है। इस तरह ये स्टोरी एक सिंपल और इमोशनल कॉमेडी है जहाँ एक लड़की चाहती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसे एक लड़की के रूप में देखे पर उसका दोस्त अब भी ब्रो मोड में ही होता है। स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ जुन अपनी गलती का एहसास करता है और टोमो से माफी मांगता है और कहता है मुझे इग्नोर मत करो, तुम्हारी बिना लाइफ बहुत ही बोरिंग लगती है। ये सुनकर टोमो का दिल पिघल जाता है और वो फाइनली उसकी माफी एक्सेप्ट कर लेती है। पर थोड़ी देर के बाद उसे लगता है कि जुन अब भी वही क्लूलेस बंदा है जिसे कुछ समझ में नहीं आता। लंच के टाइम टोमो अपनी बेस्ट फ्रेंड मिसुजू के साथ स्कूल के रूफटॉप पर होती है। मिसुजू थोड़ा सा इरिटेट लगती है और कहती है तुम जुन के साथ खाना क्यों नहीं खा रही हो। टोमो जवाब देती है अगर मैं उसके साथ बैठूंगी तो वो गलत सोच लेंगे। मिसुजू को पता था कि अंदर से टोमो जुन के साथ खाना खाना चाहती है तो थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती है ठीक है चलो हम तीनों साथ में खाते हैं। क्लास में वापस जाकर मिसुजू जुन से कहती है आज हम तुम्हारे साथ लंच करेंगे। जुन बिना सोचे समझे एग्री कर लेता है और टोमो थोड़ा सा पैनिक हो जाती है क्योंकि जुन और मिसुजू दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। फिर भी लंच समहाउ पीसफुली खत्म हो जाता है। थोड़ी देर के बाद एक लड़का टनाबे जुन के पास आता है और मजाक में पूछता है क्या तुम और टोमो फर्स्ट बेस से आगे पढ़ रहे हो। जुन अपनी यूजुअल डम स्टाइल में बात का गलत मतलब निकाल देता है और ऐसे जवाब देता है जैसे उन्होंने कुछ ज्यादा क्लोज मोमेंट्स शेयर किए हो। ये बात मिसुजू सुन लेती है और तुरंत जाकर टोमो को बताती है तेरा क्रश सबको बता रहा है कि तुम दोनों बेड पर पार्टनर्स हो। ये सुनकर टोमो का गुस्सा फट पड़ता है और उसे जुन के पास जाकर उसे ठीक से सुनाती है। तभी मिसुजू टनबे के पास जाकर एक्सप्लेन करती है कि जुन ने उसके क्वेश्चन को गलत समझा था और एक्चुअली वो टोमो को सिर्फ अपना ब्रो ही समझता है। स्कूल खत्म होने के बाद बारिश हो रही होती है। मिसुजू स्कूल गेट पर जुन को वेट करते देखती है और टोमो के लिए छाता लेकर खड़ा होता है। क्यूरियोसिटी में मिसुजू पूछती है तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो। जुन कामली बोलता है बचपन में जब भी हमें डांट पड़ती थी तुम हमेशा गायब हो जाती थी जबकि गलती तुम्हारी होती थी। मिसुजू बिना इफेक्ट किए हुए पूछती है अगर टोमो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली गई तो। जुन कुछ भी नहीं बोलता, बस उसे बारिश में धक्का दे देता है। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद टोमो आती है और मिसुजू के साथ जाने लगती है, पर मिसुजू उससे पूछ करती है कि वो जुन के साथ ही घर जाए। रास्ते में टोमो थोड़ा सा
डिस्टेंस बनाकर चलती है क्योंकि उसे लगता है कि पेशेंस के बाद उसके पसीने से स्मेल आ रही होगी। पर जून को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो मजाक में कहता है तुम्हारी स्मेल तो अच्छी लग रही है और उसे झुक कर स्निफ करती है जैसे कोई पपी हो। और ये सुनकर टोमो के पैर ठिक जाते हैं, उसका फेस रेड हो जाता है और वो एकदम से भाग जाती है जैसे कोई उसके पीछे भाग रहा हो। और यहीं से शुरू होती है उनके बीच एक और फनी और बड़ा रोमांटिक वाला ऑकवर्ड फेस, जहाँ दोनों अपनी फीलिंग समझने की कोशिश कर रहे होते हैं पर दोनों में से कोई भी पहला स्टेप लेने की हिम्मत नहीं करता। जब बारिश हो रही थी और टोमो भागकर घर जा रही थी, जून उसके पीछे आया और उस पर चिल्ला पड़ा कि वो बिना सोचे समझे भाग क्यों गई। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि टोमो का स्कर्ट पूरा का पूरा गीला हो गया है और वो अंदर से सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है तो उसका चेहरा लाल हो गया होता है और वो खुद भी भाग गया। अगले दिन कराटे प्रैक्टिस के बाद टोमो अपने स्प्रिंगिंग पार्टनर मिसिकी के पीछे उससे बात करने लगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मिसिकी की फीमेल फैंस उन्हें देख रही होती है और उन्होंने सोच लिया होता है कि टोमो का मिसिकी के साथ कुछ तो चल रहा है। नेक्स्ट डे क्लास में मिसुजू ने जून के पास आकर कैजुअल टोन में बोला, वैसे सुना है कि टोमो का कराटे क्लब में एक फीमेल फ्रेंड है। जून ने पहले तो दिखाया जैसे कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले पीरियड में जब टोमो ने अपनी डेस्क उसके पास खींच ली तो उसने तुरंत पूछ लिया वो लड़का कौन है। टोमो ने स्माइल करते हुए कहा वो सिर्फ मेरा दोस्त है और अपने फोन में मिसिकी की फोटो दिखाई। लेकिन जून ने समझाया कि मिसिकी एक लड़की है तो उसने चैन की सांस ली और मैटर खत्म हो गया। कुछ टाइम के बाद क्लास की दो लड़कियां अफावा और मिफून जो कि मिसिकी को पसंद करती थी टोमो के पास आई और बोला कि स्कूल के बाद जिम के पीछे मिलना। टोमो ने समझा कि वो फाइट करना चाहती है तो कॉन्फिडेंटली बोलती है ठीक है मैं रेडी हूँ। उसके इस जवाब से दोनों लड़कियां थोड़ा सा डर गई और जब उन्होंने सुना कि टोमो कराटे में बहुत ही एक्सपर्ट है तो उनका डर और बढ़ गया। दूसरी तरफ टोमो ने मिसुजू को पूरा मैटर बताया। मिसुजू ने हाथ जोड़ते हुए बोला पागल लड़की, वो लड़कियां तुझसे लड़ने नहीं सिर्फ बात करने के लिए आई हैं। लेकिन टोमो ने ये बात को इग्नोर कर दी और जब वो उन दोनों से मिली तब वे फाइटिंग स्टैंस लिया। पूरी तरीके से रेडी थी जैसे किसी टूर्नामेंट में रेडी हो। वो दोनों लड़कियां बहुत ही शौक में आ गई लेकिन जल्दी समझ गई और धीरे धीरे समझाया कि उनका टोमो से कोई झगड़ा नहीं है बल्कि वो सिर्फ मिसाकी के लिए एडवाइस लेने के लिए आई थी। ये सुनकर टोमो का मूड पूरा बदल गया। उसने स्माइल करते हुए बोला ओह तो ये बात है, ठीक है अब से मैं तुम दोनों की लव गुरु बनूंगी, बस दोस्ती कर लो मुझसे। कुछ दिन के बाद स्कूल के बाद टोमो और जून बस में घर जा रहे थे। टोमो ने सीट लेने की बजाय खड़े रहना चूज किया क्योंकि उसे जून के इतने पास बैठने में ऑकवर्ड लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर में उसने महसूस किया कि कोई उसे गलत तरीके से टच कर रहा है। एक बूढ़ा आदमी जिसका हेयर स्टाइल देख कर लग रहा था जैसे कि उसके बाल और पिरामिड्स का एक ही टाइम पर खड़े हो। टोमो का पहला इंस्टिंक्ट था कि उसको थप्पड़ मार दे, एक पंच दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट आ रहा था जून को पता नहीं चलना चाहिए। टोमो पूरी कोशिश कर रही थी उस बदतमीज आदमी को इग्नोर करने का जो कि ब्रिज के पास खड़ा होकर उसके साथ गलत हरकत कर रहा था। लेकिन आखिर में जून ने सब कुछ देख लिया और उसका गुस्सा फूट पड़ा। अच्छा हुआ कि उसने उस आदमी का चेहरा तोड़ने की जगह उसे पुलिस के हवाले कर दिया जिससे कि वो कानूनी सजा पाए। उसके बाद जून और टोमो घर जा रहे थे जब अचानक जून रुक गया तो उसने टोमो से कहा कि अब उसे छोटे स्कर्ट पहनना बंद कर देना चाहिए। अगले दिन स्कूल में टोमो ने मिसुजू को पूरी बात बताई, कैसे उसके साथ वो घटना हुई और जून ने उसका क्या किया। टोमो ने बताया कि जब उसने जून से पूछा कि उसे स्कर्ट पहनना क्यों बंद कर देना चाहिए तो जून ने जवाब दिया क्योंकि तुम एक बंदर लगती हो जो कि कपड़े पहनकर एक्ट कर रहा है। ये सुनते ही टोमो का गुस्सा फूट पड़ा और उसने जून को जोर से मुक्का मार दिया और कहा कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ 100 पीस लगता है। अपनी कहानी सुनकर टोमो ने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि जून कितना स्टूपिड है, लेकिन मिसुजू ने उसे शांत टोन में कहा और बोला कि जून ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा हो। ये बात सुनकर टोमो थोड़ी सी शॉक्ड हो गई। मिसुजू ने फिर से मस्ती में कहा वैसे तुम्हारी स्कर्ट तो एक मक्खी की लाइफ से भी छोटी लग रही है। टोमो ने हंसते हुए कहा कि उसे शॉर्ट स्कर्ट पहनना पसंद है क्योंकि उसमें वो मूव करना इजी लगता है। तब मिसुजू ने मजाक में बोला कि फिर अपने शॉर्ट्स उतार दो। टोमो ने मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं उन लोगों को कुछ ज्यादा ही ना दिखा दे। तब मिसुजू ने बताया कि ये नॉर्मल बात है, बहुत सी लड़कियां स्कर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहनती, सिर्फ पैंटीज। ये सुनकर टोमो बहुत ही शौक में रह गई। स्कूल के बाद मिसुजू ने हॉलवे में जून से कहा कि टोमो उसका वेट कर रही है ताकि वो दोनों साथ में घर जा सके। ये सुनकर जून बहुत ही खुश हो गया। टोमो का गुस्सा तुरंत शांत हो गया और वो तुरंत उससे मिलने के लिए भाग गया। लेकिन जैसे ही जून ने टोमो को देखा वो बहुत ही शौक में आ गया क्योंकि इस बार टोमो ने सिर्फ स्कर्ट पहनी थी। जून ने मुश्किल से अपने आप को संभाला और आंखों को उसके लेग से हटाकर चलना शुरू कर दिया और बोला चलो घर चलते हैं। चलते वक्त टोमो सोच रही होती कि क्या उसने सही डिसीजन लिया था मिसुजू की बात मानकर शॉर्ट्स उतारने का, क्योंकि अब वो बिना उसके बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। मिसुजू ने टोमो को समझाया था कि ये सब स्टोरी के प्लॉट के लिए जरूरी है, इसलिए टोमो ने खुद को शांत रखा और अपना मन हल्का करने के लिए जून से उसने माफी मांगी कि उसने उसे मारा था। लेकिन जून चुपचाप रहा और अपना चेहरा साइड में कर लिया। वो बिना कुछ बोले आगे चलने लगा जब तक कि एक इलेक्ट्रिक पोल से टकरा नहीं गया। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। टोमो उसकी रवैये से बहुत ही कंफ्यूज थी। बस में चढ़ने के बाद टोमो ने कैजुअली कहा आज बस
आसपास कितनी क्राउड है, लेकिन जुन ने तुरंत वहाँ पर सब लड़कों को सस्पिशियस नजर से देखना शुरू कर दिया, जैसे सब उस पर नजर डाल रहे हो। उसने गार्ड डॉग की तरह बिहेव करना शुरू किया। सब लड़कों को घूरता गया ताकि कोई टोमो के पास ना आए। बस से उतरने के बाद भी जुन चुप रहा था और टोमो से आगे आगे चल रहा था। टोमो को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना नाराज क्यों है। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, सुन न जुन, लेकिन जैसे ही जुन उसकी तरफ मुड़ा, एक हल्का सा हवा का झोंका आता है और टोमो की स्कर्ट उड़ जाती है। उसके पैंटिस दिखते ही जुन के दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। टोमो तुरंत घबरा गई और उसके पास बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब जुन को होश आया तो उसने अपनी गलती मानते हुए कहा, मुझे सॉरी कहना चाहिए, मुझे तुम्हारी स्कर्ट पर ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए था। मैं सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि तुम्हें ऐसे देखकर मेरा कंट्रोल खो जाता है। अगले दिन जिम क्लास में मिस सुजू ने पूछा, तो कैसा गया सब? टोमो ने थोड़ा सा गुस्से में कहा, बहुत खराब, मैं दोबारा कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। उसने जून की बिहेवियर की कंप्लेंट की, जिसे सुनकर मिस सुजू जोर जोर से हंसने लगी। अगला दिन टोमो क्लास के हॉल में अकेले चल रही थी, अपने थॉट्स में गुम थी। तभी उसको मिकी ने आवाज दी, जो कैरोल के साथ था। वही कैरोल जो कि स्कूल की सबसे पॉपुलर और एटीट्यूड वाली लड़की थी। मिकी ने पूछा, क्या बात थी टोमो, इतनी सोच में क्यों हो? टोमो ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए उल्टा पूछ लिया, और तुम बारबी से डम ट्वीन के साथ क्या कर रही हो? मिकी कुछ समझा ही रहा था कि कैरोल बीच में बोल पड़ती है, हम दोनों इंगेज्ड है। ये सुनकर टोमो बहुत ही शौक में रह गई। मिकी ने दोनों लड़कियों से कहा, तुम दोनों क्लासमेट्स हो ना, फ्रेंड्स भी हो क्या? तो कैरोल ने एटीट्यूड में जवाब दिया, मुझे अपनी क्लास के लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सब एनपीसी हैं। ये सुनकर टोमो इरिटेट हो गई और बोला, तुम्हारी आंखें सिर्फ 100 पीस के लिए है क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं लड़की हूँ? मिकी ने तुरंत दोनों के बीच शांति करने की कोशिश की और बोला, कैरोल का कोई बुरा मतलब नहीं था। मिकी की बात सुनकर टोमो थोड़ी सी शांत हो गई और जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, कैरोल ने अचानक टोमो के गाल को पोक कर दिया। पूरी दिन के दौरान जहाँ भी टोमो होती, कैरोल वहाँ पर आ जाती और उसे डमी कहकर चिढ़ाती। थोड़ी देर के बाद मिसुजू ने पूछा, तुम दोनों के बीच में क्या सीन चल रहा है? तब टोमो ने बताया कि आज ही मिकी ने उन दोनों को पहले इंट्रोडक्शन करवाया था। ये सुनते ही मिसुजू ने तुरंत समझ लिया कि कैरोल ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, खासकर जब टोमो ने बताया कि कैरोल मिकी की फियांसे हैं। लेकिन बेचारी टोमो इतनी सिंपल थी कि उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आया। अगले दिन कैरोल मिसुजू के पास गई और बोला, मुझे टोमो के बारे में कुछ बताना है, उसे हराने के लिए। ये सुनकर मिसुजू के दिमाग में एक प्लान आया। उसने सोचा कि कैरोल का यूज भी कर सकती हूँ, तो उसने कहा, मुझे एक लड़का पता है जो कि तुम्हें मुझसे भी ज्यादा मदद कर सकता है। वो लड़का था जून। जब कैरोल उससे मिली, उसने सीधा कहा, मुझे किसी को हराना है, तुम मेरी हेल्प करोगे? जून ने समझ लिया कि वो किसी फिजिकल फाइट की बात कर रही है, तो उसने बोला, ठीक है, स्कूल के बाद मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। स्कूल के बाद दोनों क्लास से साथ निकलते हैं और ये देखकर टोमो बहुत ही शौक में रह गई। उसने मिसुजू से पूछा, वो मेलन क्वीन जून के साथ क्या कर रही है? मिसुजू ने मुस्कुराते हुए कुछ भी क्लियर नहीं किया, सिर्फ इतना बोला, बस समझ लो कुछ चल रहा है। और ये सुनकर टोमो और भी ज्यादा बेचैन हो गई। उस दिन कराटे प्रैक्टिस के बाद टोमो का ध्यान कहीं और पर था और उसने गुस्से में बेचारे मिकी को ही जोर से पीटने लगी। उधर जून कैरोल को ट्रेनिंग दे रहा था। कुछ ट्राई करने के बाद उसे समझ में आ गया कि लड़की किसी ट्रेनिंग आर्क में बचा नहीं पाएगी। उसके पास एक ही स्किल थी, स्कीपिंग रोप, जिसमें कि वो थोड़ा सा बेटर थी। तभी टोमो वहाँ पर आ गई और उसने देखा कि जून कैरोल को चोक होल्ड से निकलना सिखा रहा था। उसने तुरंत गलत समझ लिया और गुस्से में जून से जवाब मांगने लगी। उस वक्त कैरोल को मिसुजू की बात याद आ गई, जब उसने कहा था कि अगर तुम जून के पास रहोगी तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि टोमो उसे पसंद करती है। अब जब कैरोल ने टोमो का रिएक्शन देखा तो उसका डाउट कंफर्म हो गया। वो मुस्कुराती हुई बोली, मैं हार गई, अब मैं तुम्हारी राइवल नहीं हूँ। टोमो ये सुनकर और कंफ्यूज हो गई। थोड़ी देर के बाद कैरोल और मिसुजू एक कैफे गए, जहाँ कैरोल ने प्रॉमिस किया था कि वो मिसुजू को केक खिलाएगी और उसकी हेल्प के बदले। वहाँ बैठे हुए कैरोल ने धीरे से कहा, मिसुजू, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। मिसुजू उससे कहती है कि अगर तुम्हें फ्रेंड बनाना है तो जाकर टोमो से बात करो। अगले दिन कैरोल टोमो के पास आती है और उससे पूछती है, क्या हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं? टोमो खुशी से हाँ कह देती है, जिससे कि कैरोल को लगता है कि जैसे उसके सामने कोई एंजल आ गया हो। मिसुजू भी कैरोल की फ्रेंड बन जाती है, लेकिन वो क्लियरली कहती है वो सिर्फ इसलिए मान रही है क्योंकि कैरोल के पास पैसे बहुत है। बाद में टोमो अपने नए फ्रेंड के बारे में जून को बताती है और बात करते करते जून बता देता है कि उसका और मिसुजू का एक टाइम पर मिडिल स्कूल में रिलेशनशिप था। ये सुनकर तो टोमो बहुत ही शौक में आ जाती है। उसे लगता है जैसे मिसुजू ने उसे धोखा दिया हो। गुस्सा होकर वो मिसुजू को रूफटॉप पर लेकर जाती है और कहती है, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई जब तुम्हें पता था कि मुझे जून पसंद है? मिसुजू शांति से कहती कि उस टाइम मुझे तुम्हारी फीलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था और बताती कि उनका रिलेशनशिप सिर्फ 3 दिन तक ही चला था। जून ने बिना सोचे समझे उसे गर्लफ्रेंड बनने को कहा था और उसने हाँ कह दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि जून की फैन क्लब जेलस हो जाए। अगले दिन ही जून ने उसे 2 घंटे तक बाइक चलवाई, धूप में, वो भी सिर्फ एक क्लिफ का व्यू देखने के लिए। दूसरे दिन तक मिसुजू तंग आ गई थी और तीसरे दिन उसने
ने डिसाइड किया कि वो ब्रेकअप करेगी और उससे पहले जून ने सब कुछ खत्म कर दिया। मिसूजू कहती कि वही मोमेंट था जब उसका विलन आर्क स्टार्ट हुआ और उसके दिल में जून के लिए सिर्फ एक नफरत रह गया। क्यूरियस होकर टोमो पूछती क्या तुम दोनों ने उन 3 दिनों में किस नहीं किया था? तो मिसूजू कहती कि नहीं। वो बताती कि हम सिर्फ एक दूसरे को फर्स्ट नेम से ही बुलाते थे और स्कूल आते जाते हाथ पकड़कर चलते थे, बस इतना ही। टोमो से मिलने के बाद मिसूजू की मुलाकात जून से होती है। जून सॉरी बोलता है कि उसने टोमो को उसकी रिलेशनशिप के बारे में बताया, पर मिसूजू को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उससे कहती है कि मुझे अब याद आया, तुमने मिडिल स्कूल के पहले साल में टोमो से बिल्कुल भी बात करना बंद कर दिया था और ब्रेकअप के बाद ही फिर से नॉर्मल जैसे बात करने लगे। जून उससे कहता है कि सर लोग होलमेस बनने की कोशिश मत करो, जिससे कि मिसूजू को पूरा यकीन हो जाता है कि सब कुछ एक कोइंसिडेंस नहीं था। अगले दिन टोमो और जून स्कूल जा रहे होते, तभी मिसिकी उन्हें आवाज लगाती है। जून जैसे ही उसको देखता है उसे अपनी गलती का एहसास होता है। टोमो उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाती है, पर जून गुस्से में आकर मिसिजी के सर पर कराटे कोप कर देता है। ये देखकर टोमो उसे अच्छी खासी डांट लगा देती है। जब सब कुछ खत्म हो गया होता है, जून ने अपने कैब में जैसे हरकत के लिए माफी मांगी और मिसिकी से हाथ मिलाया, लेकिन उसने बेचारे मिसिकी का हाथ इतना जोर से दबा दिया जैसे उसने डराना चाहता हो। फिर वो उससे मुस्कुराते हुए बोला कभी इस बार मेरे साथ करना। ये सुनते ही टोमो को समझ में आ गया कि जून उसे धमका रहा है, इसलिए उसने तुरंत जून की गर्दन पकड़ी और मिसिकी से उसकी तरफ से माफी मांग ली। थोड़ी देर के बाद सब जब अपने लोकर्स के पास शूज चेंज कर रहे होते हैं तो जून टोमो से पूछता है कि वो लड़कों के कराटे क्लब में क्या कर रही थी। टोमो उसे पूरी बात बताती है और कहती है कि मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन जून उसका वो पार्ट नहीं सुन पाता क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, उसे स्कूल के कराटे क्लब में ही रहना चाहिए था, टोमो के फैमिली डोजो में नहीं। स्कूल के बाद जून अकेला बस स्टॉप पर आता है क्योंकि टोमो मिसूजू और कारोल के साथ घूमने के लिए जा रही होती है। उसके सरप्राइज के लिए वहाँ पर मिसिकी भी होता है। जून पहले तो सोचा था कि वो उस परफेक्ट टाइप प्रिंस लड़के के पास खड़ा भी नहीं रहना चाहता, लेकिन फिर उसे टोमो की धमकी याद आती है, अगर तुमने मिसिकी के साथ सब कुछ ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हारी खैर नहीं। इसलिए वो हिम्मत करके उसे बात करने लगता है। जून छोटी मोटी बातें करने की कोशिश करता है, पर मिसिकी तो उससे डरा हुआ होता है और जितना दूर हो सके उतना डिस्टेंस बना लेता है। जब दोनों बस में चढ़ते हैं तो मजबूरी में एक दूसरे के पास बैठते हैं। तब मिसिकी पूछते है कि जून ने कराटे क्लब को ज्वाइन क्यों नहीं किया। जून हंसते हुए कहता है क्योंकि मुझे टोमो से पिटना नहीं था। ये सुनकर मिसिकी बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है पर टोमो तो कहती थी कि तुम तो वो इंसान हो जिसे कि वो कभी हरा नहीं सकती। जून फिर से समझाता है अगर हम रूल्स के साथ मैच करें तो वो मुझे हरा देगी, लेकिन अगर रियल फाइट हो बिना रूल्स के तो मैं उससे जीत सकता हूँ। मिसिकी तुरंत कहता है लड़कियों पर हाथ उठाना गलत है। जून बताता है कि मुझे टोमो को दुख पहुंचाना पसंद नहीं है, पर वो हमेशा पूरी ताकत से लड़ती है तो मुझे भी डिफेंस करना ही पड़ता है। बातें करते करते मिसिकी को लगता है कि जून एक्चुअली टोमो को एडमायर करता है और उसके दिल में कुछ वैसे ही इमोशन नहीं है जैसे कि उसके। दोनों टोमो को पसंद करते हैं, लेकिन उसका ये सोचना तब बदल जाता है जब जून उसे धमकी देता है अगर ये बात तुमने टोमो को बताई तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा। वीकेंड पर टोमो और मिसूजू एक कैफे में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तब मिसूजू एक आइडिया देती है और कहती है तुम्हें जून को डेट पर ले जाना चाहिए, और फिर हंसते हुए ऐड करती है लेकिन याद रखना तुम दोनों सिर्फ वही कर सकते हो जो कि कपल करते हैं। ये सुनते ही टोमो का दिमाग घूम जाता है और एकदम से इमोशनल क्राइसिस में चली जाती है। अगले हफ्ते स्कूल में टोमो ने फाइनली हिम्मत जुटाई और जून को पूछा कि क्या वो अगले छुट्टियों वाले दिन उसके साथ बाहर चलेगा, और सरप्राइजली जून उसकी बात से खुश हो गया। उसने एक्साइटमेंट में पूछा तो हम कहाँ जा रहे हैं। ब्रेक के टाइम करोल और मिसूजू ने टोमो से कहा कि वो उसके साथ शॉपिंग पर चलेगी क्योंकि उसके पास डेट के लिए कोई सा आउटफिट नहीं है। स्कूल के बाद तीनों मिल गए। वहाँ पर मिसूजू और करोल को पूरी कॉन्फिडेंट लग रही थी जैसे वो रेगुलर आती हो, लेकिन टोमो एक कंफ्यूज्ड बॉयफ्रेंड जैसी लग रही होती है जो कि कैनल स्टोर में गलती से आ गया हो। थोड़ी देर में उन्होंने उसके लिए एक परफेक्ट आउटफिट को चूज कर लिया। स्टोर से निकलते वक्त टोमो ने दोनों का शुक्रिया किया और प्रॉमिस किया कि वो किसी तरह का उसका फेवर रिपे करेगी, पर लड़कियों ने मुस्कुरा कर कहा हमें बस एक ही चीज चाहिए, तुम अपनी डेट के हर एक मोमेंट को फुल्ली रिपोर्ट देना। डेट के दिन टोमो अपनी नई आउटफिट को पहनकर बहुत ही एक्साइटेड थी। उसे लगा जून उसकी तारीफ करेगा, पर वो इडियट तो उसकी तरफ प्रॉपर्ली देख भी नहीं रहा था। दोनों पहले बैटिंग केज गए और फिर बॉलिंग एली, और टोमो को लगा कि कुछ तो ट्राई करना चाहिए तो उसने प्रपोज की कि कराओके चलते हैं, और सरप्राइजली ये था कि जून ने तुरंत हाँ कह दी। कराओके में टोमो ने पूछा कि तुम यहाँ पर आने के लिए इतनी आसानी से मान गए क्यों? जून ने स्माइल करते हुए कहा क्योंकि तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर आना चाहती हो। फिर उसने बताया कि बचपन में वो हमेशा क्रेजी आइडियाज का इसलिए साथ देता था ताकि वो क्राउड ना लगे, पर धीरे धीरे उसे वो सब चीजें पसंद आने लगी जो दोनों साथ करते थे, और वो हमेशा खुश होता है जब
जब भी वो उसकी पसंद या कुछ करता हो। ये सुनकर टोमो को समझ में आया कि जून अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का है और अगर वो ऑकवर्ड बनी रही तो उनका डेट खराब हो जाएगा। तो उसने बिना सोचे समझे एक सॉन्ग को सिलेक्ट किया और जोर से गाना शुरू कर दिया। गाना खत्म होने पर जून जोर से हंसने लगा क्योंकि टोमो ने एक चाइल्डिश सॉन्ग सुना था। अगले दिन स्कूल में टोमो ने अपनी फ्रेंड्स को डेट के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि कभी वो इतनी एम्बेरस नहीं थी जितनी की कराके में हुई। पता चला कि जून ने खुद गाने से मना कर दिया था और टोमो ने पूरे टाइम बच्चों के गाने गाते गाते निकाल दिया। और सबसे फनी पार्ट ये था कि जून ने उसकी वीडियो भी बना ली थी। ये सुनते ही मिसुजू और कारोल सीधा जून के पास गई और बोली वो वीडियो दिखाना। लेकिन तभी टोमो आ गई और उन्हें चेस करने लगी। कुछ दिनों के बाद टनाबे ने स्कूल जाते हुए मिसुजू से बात करने की कोशिश की पर मिसुजू ने उसे पहचाना नहीं, चाहे वो अपना नाम ही क्यों न बता चुका था। स्कूल के बाद टनबी जून से कहता है कि उसकी सबसे बड़ी विश है कि मिसुजू को हंसते हुए देखना। जून थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है अरे तो हर टाइम स्माइल करती रहती है ना, जब भी मुझसे बात करती है तब भी मुस्कुराती है। ये सुनकर टनबी को कुछ अलग ही सोचने लगता है, जैसे उसके दिमाग में मिसुजू की एक और तरह की मुस्कुराते हुए फोटो घूम रही हो। बाद में जून टोमो से मिलता है और उससे पूछता है तुम्हें लगता है कि मिसुजू ज्यादा स्माइल करती है? टोमो कहती है नहीं, मैंने तो उससे ज्यादा हंसते हुए नहीं देखा। पर अंदर ही अंदर वो सोचती है क्या मिसुजू को जून पसंद करती है। इधर टनबी क्लास में बैठा मिसुजू को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है पर मिसुजू बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती। जब वो बार बार ट्राई करता है मिसुजू उसके मुंह पर टेप चिपका देती है। क्लास के बाद जब टनबे कॉरिडोर में जाता है तो उसकी मुलाकात कारोल से होती है जिसके मुंह पर भी टेप लगा होता है। थोड़ी देर के बाद टनबे मिसुजू के पास जाकर पूछता है बताओ ना मैं क्या करूँ जिससे कि तुम मुस्कुरा दो। मिसुजू उससे पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो और जब वो हाँ में जवाब देता है तो मिसुजू कहती है फिर एक कमजोर लड़की की तरह मत आओ, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, मैं तुम्हें एक स्माइल के साथ रिजेक्ट करूंगी। उसका ये कॉन्फिडेंस जवाब सुनकर टनबे का दिल में एक अजीब सी खुशी भर जाती है। कुछ दिन के बाद टोमो क्लास में बैठी होती है जब दो लड़कियां अंदर आती है। उनमें से एक अपनी दोस्त को गले लगाती है और ये देखकर टोमो के दिल में ख्याल आता है काश मैं भी अपनी किसी फीमेल फ्रेंड को ऐसे हक कर पाती। मिसुजू उसके पास खड़ी रहती है। लगता है तुम्हारा अवेकनिंग टाइम आ चुका है। टोमो हंसती हुई कहती है अरे नहीं, मैं बस एक बार किसी दोस्त के साथ ऐसे मस्ती करना चाहती हूँ। पर जब वो ट्राई करती है सब लोग अजीब बिहेव करने लगते हैं। फिर वो मिसुजू से कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ ट्राई कर सकती हूँ, हम तो बचपन से साथ रहे हैं ना। मिसुजू मना कर देती है और कहती है जाकर कारोल से ट्राई करो। कारोल तुरंत खुशी खुशी हाँ बोल देती है और जब टोमो को हक करती है, हक करते वक्त टोमो के हाथ थोड़ा ज्यादा ही एक्सप्लोर कर जाते हैं जैसे कोई अपने क्रश के साथ सपने में करता है। क्लास में लौटकर टोमो हंसती हुई मिसुजू से कहती है कारोल को हक करके मुझे लगा कि वो बिल्कुल फुटबॉल प्लेयर जैसी बनी हुई है। मिसुजू उसको तसल्ली देती है और कहती है वो अलग ही स्पीसीज है, उसके पास दिमाग में ज्यादा प्लॉट है। क्लास के बाद टोमो सोचती है कि अगर वो दूसरी लड़कियों को हक करे तो कैसा फील होगा। ये सोचते हुए वो एकदम से मीन फाइन के पास आ जाती है और बिना सोचे उसे हक कर लेती है। मिफ्यून बहुत ही शौक में आ जाती है और घबरा कर कहती है ये क्या कर रही हो। टोमो हंसते हुए कहती है वैसे तुम तो इतनी पतली हो पर फील करने में सॉफ्ट लगती हो। उस दिन के बाद जब भी कारोल टोमो को देखती है वो उसे हक कर लेती है। पता नहीं क्यों पर मिसुजू को ये सब देखकर थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है। अगले दिन स्कूल की गेट पर भी कारोल टोमो को हक कर लेती है और मिसुजू चुपचाप उनके पास से निकल जाती है बिना कुछ कहे। टोमो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और उसे बुलाती है पर मिसुजू थोड़ी सी स्माइल के साथ ही कहकर आगे बढ़ जाती है। जून जो कि हमेशा सबसे पहले नोटिस करता है कहता है लगता है कि आज आइस क्वीन और ज्यादा आइस हो गई है। ये सुनकर टोमो और कारोल डिसाइड करते हैं कि वो मिसुजू को ऑब्जर्व करेंगे। टोमो सोचती रहती है कि मिसुजू इतना गुस्सा क्यों है जब उसने कारोल से कहा कि मिसुजू तब से अजीब बिहेव कर रही है जब से मैंने कहा है कि मुझे लड़कियों के साथ थोड़ा फ्रेंडली होना होगा। तो कारोल को समझ में आ गया होता है कि उसकी वजह से मिसुजू गुस्सा है। कारोल तुरंत क्लास में जाकर अपना सिर टेबल पर रख देती है और मिसुजू से माफी मांगती है। कहती है सॉरी मैंने आपको परेशान कर दिया। मिसुजू कहती है गलती उसकी है जो कि बार बार टोमो का अटेंशन खींचने की कोशिश करती थी। कारोल हंसती हुई कहती है कितनी चाइल्डिश सी बात है ना ये। कुछ देर के बाद मिसुजू टोमो से रूफटॉप पर मिलती है और कहती है सॉरी मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे मैं एक जेलस गर्लफ्रेंड हूँ। फिर वो कहती है चलो अब मैं तुम्हें हक करती हूँ जैसे तुम चाहती थी। ये सुनकर टोमो तुरंत उसे पकड़ लेती है और फिर उसका पैर अपनी सॉफ्ट बॉडी और हाथों के बीच दबा देती है। मिसुजू मुश्किल से अपने आप को छुड़ा पाती है और पूछती है तुमने कभी जून को हक करने की कोशिश क्यों नहीं की। टोमो थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है वो तो अजीब लगता है ना। मिसुजू कहती है जून तो हर वक्त तुम्हें टच करता है, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होती, तो अगर तुम उसे हक करो तो क्या फर्क पड़ता है। ये बात टोमो के दिमाग में बैठ जाती है। स्कूल के बाद वो जून के पास जाती है और कैजुअली उससे पीछे से हक कर लेती है। जून तुरंत उसको दूर ढकेल देता है। शॉक्ड टोमो पूछती है क्या हुआ, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। जून कहता है क्योंकि ब्रोस आपस में ऐसे टच ही नहीं होते हैं। ये सुनकर टोमो गुस्सा हो जाती है और कहती है तो तुम हमेशा मुझे टच करते रहते
हो। जुन कहता है हाँ, सिर्फ मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ। ये सुनकर टोमो उसके मुंह पर मुक्का मार देती है और कहती है मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। कुछ दिन के बाद कैरोल टोमो को बताती कि आज से ओ और मिसुजू उसके साथ लंच नहीं करेंगी। ये सुनकर टोमो मुंह फुला लेती है और कहती है तुम दोनों भी ना हमेशा मुझे तंग करती रहती हो। उसने कहा कि जून के साथ अकेली खाना नहीं खाना चाहती क्योंकि लोग गलत सोचेंगे और उसकी फ्रेंड्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लंच के टाइम जून थोड़ा सा खुश था क्योंकि आज मिसुजू वहाँ पर नहीं थी जो हमेशा उसका मूड खराब कर देती थी। लेकिन टोमो का ध्यान क्लासमेट पर था जो कि उन दोनों के बारे में बातें कर रहे थे। उसी वक्त रूफटॉप पर कैरोल और मिसुजू बात कर रही थी। मिसुजू ने पूछा कि कैरोल को किस चीज पर एडवाइस चाहिए। कैरोल मुस्कुराई और बोली तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। तभी अचानक मिसेकी वहाँ पर आ गया। मिसुजू उसे देखकर बहुत ही हैरान हो गई और मिसेकी भी बहुत ही कंफ्यूज था क्योंकि उसे लगा था कि कैरोल ने उसे लंच के लिए बुलाया। जब मिसुजू ने खुद को कैरोल की फ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस किया तो मिसेकी ने उसका हाथ पकड़कर कहा धन्यवाद इस एयर हेडेड लड़की का ख्याल रखने के लिए। इतना सुनते ही मिसुजू को समझ में आ गया कैरोल ने उसे एडवाइस इसलिए मांगी थी क्योंकि मिसेकी ने उसे एक छोटी बहन की तरह देखा था। जाते वक्त मिसुजू हंसकर बोली लगता है कि तुम और टोमो दोनों ऐसे लोगों पर फिदा हो जाते हो, बिल्कुल क्लूलेस। कैरोल ने उदास होकर पूछा मैं क्या करूं ताकि मिसेकी मुझे सिर्फ बहन ना समझे। तो मिसुजू ने कहा सबसे पहले अपना दिमाग क्लाउड से बाहर निकालो। लंच के बाद वो सब क्लासरूम में आ गए। तभी टोमो के पास मिफ्यून और ओगावा आ गए। उन्होंने बताया कि स्कूल के एक बैड बॉय ओगावा को परेशान कर रहा है और उसे बोला कि स्कूल के बाद जिम के पीछे मिलना। टोमो ने प्रॉमिस किया कि वो उसके साथ जाएगी। स्कूल के बाद वो तीनों उस लड़के से मिले। टोमो ने ओगावा की तरफ से बात करते हुए कहा मेरी फ्रेंड को तेरे जैसे अगली चिंपांजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो बेशरम लड़का बोला मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, मैंने ओगावा को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो इजी लगती है। ये सुनकर ओगावा डर गई और उसे छोड़ देने की भीख मांगने लगी और वो इडियोटिक लड़का बकवास करता रहा तो टोमो ने उसे एक किक मार दिया और उड़ा दिया। मिफ्यून और ओगावा शोक में रह गए और बोली अब तुमने अपने सर पर प्रॉब्लम खड़ी कर ली है। पर टोमो मुस्कुराई और बोली जो होगा देख लिया जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो बैड बॉय अपने दोस्तों के साथ टोमो से बदला लेने का प्लान बनाता है। पर तभी जुन ने उसकी बातें सुन ली और सबको पीट दिया। बाद में जब टोमो अपनी क्लब एक्टिविटीज से बाहर गई तो उसने वही लड़के से मिली। उसने सोचा फाइट करने के लिए आए हैं लेकिन सब उसके सामने झुककर माफी मांगने लगे। घर जाते वक्त टोमो ने जुन से कहा कि आज उन लोगों का बिहेवियर कितना अजीब था। जुन ने सीधा चेहरा बनाकर कहा मुझे क्या पता। जब टोमो ने जुन से पूछा कि उसके चेहरे पर बैंडेज क्यों लगा है तो उसने कहा कि वो गिर गया था। टोमो ने हंसकर बोला तुम तो बड़ा ही क्लमसी निकले। अगले दिन कैरोल ने टोमो और मिसुजू को अपने घर पर बुलाया एक प्ले डेट के लिए। वीकेंड पर दोनों उसके दिए हुए मैप को फॉलो करते हुए उसके घर पर पहुंचती है। जैसे ही वो दोनों वहां पर पहुंचे दोनों उसकी प्रॉपर्टी को देखकर बहुत ही शौक रह गए। इतनी बड़ी जगह देखकर उन्हें समझ में नहीं आया कि कैरोल का फैमिली कितना रिच है। तभी उनके पास एक औरत आई जो कि बिल्कुल कैरोल जैसी लग रही थी। उसने पूछा तुम दोनों कौन हो। टोमो और मिसुजू ने बताया कि वो कैरोल की फ्रेंड्स हैं। पर वो औरत टोमो को देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो गई। उसे लगा कि टोमो कोई लड़का है। फिर जब उसने टोमो की बॉडी शेप को ध्यान से देखा तो उसका डाउट क्लियर हो गया और वो हंसी और उसे अंदर बुला लिया। घर जाते हुए वो गाइड बनी और बोली मेरे पास डायरेक्शन का जीरो सेंस है इसलिए पास ही रहना वरना खो जाओगे। थोड़ी देर में वो घर पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि कैरोल और वो औरत उसकी माँ एक दूसरे को ऐसे गले लगा रही थी जैसे सालों बाद मिली हो। फिर कैरोल ने टोमो को हक किया और मिसुजू को भी हक करने के लिए चली गई पर मिसुजू ने सीधा मना कर दिया। कैरोल ने मजाक में बोला अरे हम दोनों की हेयर स्टाइल तो बहुत ही सेम है। ये सुनकर मिसुजू ने तुरंत अपनी हेयर को खोल दी क्योंकि उसे मिलेबू बार्बीस जैसे दिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके बाद कैरोल ने दोनों को अपने पास रूम में बुला लिया और टोमो को अपना फोटो एल्बम दिखाया। मिसुजू कॉर्नर में बैठकर चाय पीने लगी। एल्बम देखकर टोमो ने मजाक में पूछा तुम सच में एक डॉल हो क्या? तुम्हारे हर फोटो में बॉस और रिबन्स हैं। कैरोल मुस्कुराकर बोली मुझे ये सब पसंद है। तभी मिसुजू ने कहा मैं बाथरूम के लिए जा रही हूँ और उठ गई। जाते हुए उसने देखा कि कैरोल की माँ उसे फॉलो कर रही है और रुकी और पूछा आपको कुछ चाहिए? औरत ने प्यार से कहा बस ये पूछना था कि तुम कोई बैड गर्ल तो नहीं हो क्योंकि तुमने मेरी बेटी से थोड़ा सा रूड बिहेव किया था। मिसुजू ने शांति से स्माइल करते हुए कहा अगर मैं कहूँ कि मैं कैरोल के साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए टाइम स्पेंड करती हूँ तो आप क्या करेंगी? ये सुनकर मिसुजू ऐसे महसूस करती है जैसे वो किसी बैटल में हार गई हो जैसे उसका खुद का ही नहीं पता था। इसी बीच कैरोल ने टोमो से कहा चलो एलो खेलते हैं और टोमो ने तुरंत हाँ कह दी क्योंकि उसे अपनी गेम स्किल पर पूरा भरोसा था। लेकिन कुछ ही मिनट में कैरोल ने गेम को जीत लिया और टोमो को समझ में आया कि ये लड़की इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई देती है। जब मिसुजू वापस आई तो टोमो ने उससे कहा कि वो भी खेले क्योंकि वो मिसुजू को इस गेम में प्रो प्लेयर थी।
10 मिनट के बाद करोल ने फिर से जीत लिया और दोनों गर्ल शौक में रह गए। अब उन्हें डाउट होने लगा कि कहीं करोल ने हमेशा से अपनी स्पंज बॉब वाली एक्ट प्रिटेंड तो नहीं करती थी। कुछ घंटों के बाद जब करोल और उसकी माँ एक दूसरे को हक कर रही थी, तब मिसुजू और टोमो ने उसे अलविदा कहा और वहाँ से निकल गए। अगले हफ्ते टोमो अपनी फ्रेंड से मिड टर्म एग्जाम के बारे में कंप्लेन कर रही थी। मिसुजू ने सजेस्ट किया चलो मेरे घर स्टडी सेशन करते हैं। तभी जून आया और बोला टोमो स्कूल के बाद मेरे साथ स्टडी कर लो, लेकिन मिसुजू ने तुरंत बोला मैं ऑलरेडी उसे पढ़ाने का प्लान बनाया है। जून ने आर्ग्यू करने की कोशिश की वो बेस्ट ऑप्शन है, पर मिसुजू ने अपनी लास्ट एग्जाम में फर्स्ट आने के घमंड दिखाते हुए उसकी बात को काट दी। स्कूल के बाद सब मिसुजू के घर पर पहुंच गए। टोमो ने इधर उधर देख कर कहा यार यहाँ पर सब कुछ बदल गया है। करोल ने पूछा तुम इतने दिन यहाँ पर नहीं आई क्या? टोमो ने बोला याद नहीं, जिससे कि मिसुजू थोड़ा सा इरिटेट हो गई और बोला तुम्हारा रीजन ये था कि तुम हर बार कुछ न कुछ तोड़ देती थी। तभी मिसुजू की माँ घर पर आई। जैसे उसने एंट्रेंस पर टोमो के शूज देखे, उसने एजम कर लिया कि ठंडी मीठी मेरी बेटी को फाइनली एक बॉयफ्रेंड मिल गया है। पर जैसे ही वो लिविंग रूम में आई, टोमो को देखा और उसका एजम्पशन तुरंत चेंज हो गया। करोल ने खुद का इंट्रोडक्शन दिया और मिसुजू की माँ का रिएक्शन देखकर सबको क्लियर हो गया कि माँ बेटी दोनों एक जैसे ही हैं। थोड़ी देर बाद सब पढ़ने बैठते हैं। पढ़ते हुए टोमो एक टफ क्वेश्चन में अटक जाती है। मिसुजू उसे एक्सप्लेन कर रही थी कि तभी करोल ने बीच में सही आंसर बोल दिया। दोनों बहुत ही शॉक हो गए। टोमो ने पूछा तुमने ये आंसर कैसे निकाला? तो करोल ने अपनी लॉजिक समझा दी। मिसुजू ने ध्यान से सुना और समझा कि करोल का दिमाग एक बच्चे की तरह काम करता है, सिंपल बट अनप्रिडिक्टेबल। मिसुजू ने फाइनली कहा चाहे तुम्हारा मेथड सही रिजल्ट दे रहा हो, पर मैथ में सिर्फ आंसर ही नहीं प्रोसेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ही मिसुजू ने उन दोनों गधी फ्रेंड्स को समझाया कि मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, टोमो और करोल ने एक साथ बोला नॉर्मल वे तो बहुत ही हसल होता है। पर मिसुजू ने उन दोनों को अपनी ठंडी और डेंजरस ग्लेयर से देखा और हाथ में बुक उठाकर धमकाया तो दोनों तुरंत सीधी लाइन में आ गए। कुछ घंटे बाद टोमो ने मिसुजू को थैंक यू बोला कि उसने उसे पढ़ाया और कहा अगर मैं ऐसे ही पढ़ाई करती रही तो मैं तुम्हारे साथ सेम यूनिवर्सिटी में आ पाऊंगी। मिसुजू थोड़ा सा सरप्राइज हुई, लेकिन टोमो ने ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराते हुए बोला मैं तो तुम्हारे साथ कहीं पर भी आ जाऊंगा क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। करोल ने तुरंत बोला मैं भी चल सकती हूँ क्या? तो मिसुजू ने हल्का सा स्माइल करके कहा हाँ तुम अलाउड हो। कुछ दिन के बाद मिड टर्म्स रिजल्ट्स लग गए। टोमो ने रिजल्ट्स बोर्ड्स देखकर बेहंसने की तरह चिल्लाया। 70 जून का रैंक 54 था और मिसुजू सेकंड पर। और सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि करोल फर्स्ट पर आई थी। सबको समझ में आ गया था कि लड़की सच में एक हिडन जीनियस है। एक दिन जून ने टोमो से कहा मैंने नया गेम लिया है, स्कूल के बाद मेरे घर पर चलकर खेलते हैं। टोमो एक्साइटमेंट में तुरंत हाँ बोल गई, लेकिन बाद में उसे रिग्रेट होने लगा क्योंकि उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि जून ने कहा था तुम रात मेरे घर पर रुकोगी। उसने सोचा कि जाने से मना कर दे, पर उसके फ्रेंड्स ने बिल्कुल नहीं जाने दिया। स्कूल के बाद जब टोमो ने अपनी माँ से कहा कि वो जून के घर पर जा रही थी, तो माँ ने हंसी में बोला मैं तो अभी से ग्रैंड बेबीज का इंतजार कर रही हूँ। टोमो ने तुरंत फेस को पकड़ के कहा माँ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर वो अपने पापा के पास गई और बताया कि वो जून के घर पर जा रही है। पापा ने ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे उन्हें कोई फर्क ना पड़ता हो। टोमो सोचने लगी क्या इनमें पेरेंट इंस्टिंक्ट नाम की कोई चीज नहीं है क्या? जब वो जून के घर पर पहुंची तो पता चला कि उसकी माँ घर पर नहीं है। ये सुनकर वो पैनिक हो गई क्योंकि अब वो दोनों घर पर अकेले होने वाले थे। डिनर के टाइम पर जून ने कैजुअली कहा तुम चाहो तो बाथ वाटर रीहीट करके यूज कर लेना। बस ये सुनकर टोमो के दिमाग में डर्टी थॉट्स आने लगे। उसने इमेजिन कर लिया था जून को टब में और शर्मा कर बोला नहीं मैं सिर्फ शावर ले लूंगी। जब वो शावर में गई, जून ने अपने दिमाग में चल रहे थॉट से बचने के लिए खुद को थप्पड़ मारते हुए स्टार्ट कर दिया। कुछ देर के बाद जब टोमो उसके रूम में आई और उसके फेस पर रेड हैंड प्रिंट्स देखे तो पूछा ये क्या हुआ? जून ने तुरंत उसके हाथ हटा दिए और बोला कुछ नहीं मत पूछो। गेम खेलते हुए दोनों इतना एंजॉय कर रहे होते हैं कि एक टाइम पर मजाक मजाक में उनके बीच एक रोमांटिक सा मोमेंट बन गया होता है। लेकिन जून ने अपनी इमोशन को कंट्रोल किया और कुछ गलत होने से पहले ही रुक गया। उसने डिसाइड किया कि अब उन्हें सो जाना चाहिए। रात के टाइम पर टोमो को नींद नहीं आ रही थी और जून के बेड पर सो गए जबकि जून फटोन पर सो रहा था। जून ने उसे आवाज लगाई और कहा कि आज का दिन उसके लिए बहुत ही मजेदार था। वो ये पूछने वाला था कि क्या हम ऐसे और दिन बिताएंगे, तभी उसे नींद आ गई। टोमो ने सोचा था कि क्लोज जाके उसे देख लेती हूँ, लेकिन जैसे ही वो पास गई, जून ने आधी नींद में उसे अपनी तरफ खींच लिया और टाइटली कडल कर लिया जैसे कि उसकी जान उस पर डिपेंड कर रही हो। अगले दिन जब जून की आंख खुली तो उसने देखा कि दोनों एक दूसरे के पास सोए हुए थे, तो उसका दिमाग तुरंत हैंग हो गया। टोमो ने इसे सीरियस नहीं लिया। उसने अपनी चीजें समेटी और घर निकल गई। रास्ते में चलती हुई जब वो कल रात के मोमेंट्स को याद कर रही थी, तब उसे याद आया कि वो फुटोन पर सोई थी। ये सोचकर उसके गालों का कलर एकदम से लाल हो जाता है। अगले हफ्ते स्कूल में दोनों एक दूसरे के सामने ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं, पर करोल और मिसुजू उन्हें ऐसे देखकर बहुत ही खुश थी। कुछ हफ्तों के बाद टोमो का बर्थडे आया, जहाँ जून ने उसे एक स्टाइलिश सन ग्लासेस गिफ्ट किए। टोमो ने हंसी में कहा मैं तुमसे बड़ी हूँ समझा, और उसे टीज करने लगी। स्कूल में उसने अपने नए सन ग्लासेस मिसुजू को दिखाए तो मिसुजू ने मजाक में कहा तो क्या मैन इन ब्लैक बनने वाली है? टोमो हंसी और बोली नहीं रे, बस कूल
कूल लग रही हूँ। तो मिसूजू ने उसे अपना गिफ्ट दिया, एक रेफरेंस बुक, जिसे देखकर टोमो का मूड थोड़ा सा डाउन हो गया। इतने में कैरोल वहाँ पर आ गई और टोमो को एक प्योर गोल्ड का बार दे दिया। ये देखकर टोमो बहुत ही शौक में बोली, क्या तुमने फेडरल रिवर्सल लूट लिया है क्या? कैरोल ने कामली जवाब दिया, नहीं, हमारे घर में वैसे भी गोल्ड पड़ता है तो एक ले आई। ये सुनकर मिसूजू के दिमाग में एक बिजनेस चलने लगा और उसने कैरोल से पूछा, क्या तुम अपने पैसे किसी काम में लगाना चाहती हो? टोमो ने तुरंत मना किया, क्योंकि मिसूजू के साथ डील करना मतलब खुद शैतान से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। पर मिसूजू ने कैरोल को अपनी तरफ खींच लिया और उसके कान में कुछ ऐसा कहा जिसे टोमो और भी ज्यादा टेंशन में आ गई। उस दिन के बाद मिसूजू ने टोमो की तरफ देखा और उससे बोला कि इस वीकेंड उसके घर पर आने का प्लान बनाए। टोमो कुछ बोलती उससे पहले कैरोल बीच में बोल पड़ती है, हम टोमो को एक मेकओवर देने वाले हैं। जिसे सुनकर मिसूजू ने उसे थोड़ा सा एल्बो से मारकर चुप करा दिया। सैटरडे के दिन टोमो मिसूजू के घर पर पहुंची और थोड़ा सा कॉशियस होते हुए पूछा कि मेकओवर का क्या प्लान है। मिसूजू ने कैरोल को बोला कि हम तुम्हें एक पेपर लकड़ी के लुक में बदलने वाले हैं। जब दोनों ने टोमो को रेडी कर दिया तो उससे बोला कि अब लड़कियों की तरह बिहेव करके दिखाओ। टोमो ने कहा कि मुझे कैसे करना है, तो मिसूजू ने कहा कि तुम अपना थोड़ा सा पोलाइटली बात करने की प्रैक्टिस करो, जैसे नॉर्मल लड़कियां करती है। टोमो ने ट्राई किया तो कैरोल ने बोला कि तुम तो बहुत ही क्यूट लग रही हो, और ये सुनकर टोमो शर्मा गई। लेकिन मिसूजू ने बोला कि ये तो बस शुरुआत है। टोमो को तब शौक लगा जब दोनों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और बोला, जाओ नियर बाय स्टोर से आइसक्रीम लेकर आओ। मजबूरी में टोमो स्टोर चली गई। वहाँ पर उसकी मुलाकात जून से हो गई। अच्छा हुआ कि टोमो का मेकओवर इतना अलग लग रहा था कि जून ने उसकी तरह पहचाना भी नहीं और मैगजीन्स पढ़ने लगा। फिर भी उसके मन में एक डाउट था, ये लड़की टोमो जैसी क्यों लग रही है। टोमो ने आइसक्रीम ली और जल्दी से वहाँ से निकलने लगी, पर रास्ते में गिर गई। जून ने तुरंत आकर उसे उठाने की मदद की। जून के जेंटल बिहेवियर से टोमो का दिल तेज धड़कने लगा और बिना सोचे उसने जून से पूछ लिया कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा वॉक करोगे। जैसे ही वो दोनों वॉक करने लगे, टोमो को रियलाइज हुआ कि सबसे बड़ा मिस्टेक हो गया। दूसरी तरफ जून उस लड़की को देखकर बार बार सोच रहा था कि ये टोमो जैसी क्यों लग रही है, पर फिर उसने कडल किया और टोमो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। आगे जाते हुए दोनों ने देखा कि कुछ छोटे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। गेम देखते ही टोमो अपना कैरेक्टर तोड़ने वाली थी, पर टाइम पर संभल गई और बस एक दो गाली निकल गई। जब उसे रियलाइज हुआ तो वो तुरंत चुप हो गई। उसने जून से माफी मांगने की कोशिश की तो जून ने बोला कि उसे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जिनके मुंह से गंदी बातें निकलती है। ये सुन के टोमो की गाल लाल हो गई और उसके मन में ये लगा कि शायद से अब मुझे उसके दिल में थोड़ी सी जगह मिल गई। जून ने टोमो से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। टोमो ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, शायद से हम दोनों एक साथ ही होंगे। ये सुनकर जून बोला कि उसके पास भी एक ऐसी दोस्त है जिसके साथ अब सब कुछ अलग लगने लगा है। ये सुनकर टोमो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया और उसने पूछा, तो तुम चाहते क्या हो अपने उस फ्रेंड के साथ फ्यूचर में। जून ने कैजुअली टोन में कहा, इतना आगे का नहीं सोचा, अभी तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं उसे हरा दूं। टोमो सोच रही होती कि अब मुझे अपनी असली आइडेंटिटी बता देनी चाहिए, पर तभी जून ने कहा, तुम्हारी आइसक्रीम तो पिघलने लगी है। टोमो ने पीछे देखा तो सच में आइसक्रीम की बूंदें गिर रही थी। वो चिल्लाई और जून का शुक्रिया कहकर तुरंत वापस मिसूजू के घर पर दौड़ पड़ी। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि मिसूजू और कार्ल उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज कर रहे थे। तीनों ने मिलकर केक को कट करके खाया और टोमो ने उन्हें बताया कि उसकी जून से अचानक मुलाकात हुई थी और उसके बिहेवियर ने उसे इम्प्रेस कर दिया। अगले मंडे को जून उसके घर के बाहर मिला और बिना कुछ बोले उसके गालों को खींच लिया। टोमो एकदम से गुस्सा हो गई और सीधा मुंह पर मुक्का मार दिया, शायद उस दिन 10वीं बार। लेकिन जून तो और भी ज्यादा खुश दिख रहा था, जिसे देखकर टोमो ने सोचा ये बंदा शायद से उन्हीं लोगों में से है जिनको मार खाना ही पसंद होता है। कुछ दिन के बाद स्कूल में बॉल टूर्नामेंट की प्रैक्टिस चल रही थी, जहाँ पर टोमो इतना एग्रेसिव खेल रही होती है कि उसके टीममेट्स ही उससे डरने लगे। टीचर ने मजबूरी में उसे बॉय टीम में भेज दिया। बॉयज तो बहुत ही खुश थे कि टोमो उसके टीम में, पर टोमो खुद इतनी शौक में थी कि उसकी पावर फिर से कंट्रोल से बाहर चली गई। टूर्नामेंट के दिन टोमो की टीम ने पहले 2 राउंड्स में सबको हरा दिया और सबको यकीन था कि फाइनल में वही जीतेंगी। ब्रेक के टाइम जून और टोमो बैठकर रेस्ट कर रहे थे, तभी 10 में दौड़ता हुआ आया और बोला कि प्रॉब्लम हो गई है। उसने बताया कि सामने वाली टीम में एक लड़का है जो कि किंग कोंग जैसा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर भी जून और टोमो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुए, बल्कि हंसते हुए बोले, हमें तो कब से वेट था उन्हें फेस करने का। फाइनल राउंड शुरू होने से पहले अपनी टीम का कैप्टन गामा टोमो के पास आया और बोला कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही सुना है, पर मेरी दिलचस्पी तो जून में है। उसने जून से एक डील रखी, अगर मेरी टीम जीती तो तुम्हें जूडो को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम किसी क्लब में नहीं हो। जून ने मुस्कुराते हुए चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। मैच के बाद सब लोग अपने ग्रुप में चिल कर रहे होते हैं, लेकिन जून की दिमाग में अब भी गेम का ही मोमेंट्स अटका हुआ होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है, काश उसने कुछ और स्मार्ट सोचा होता। मैच स्टार्ट होते ही 10 बे सबसे पहले आउट ऑफ हो गया होता है, क्योंकि उसका ध्यान मिसूजू पे था। उसके बाद वो 2 प्लेयर भी आउट हो गए और टोमो का पेशेंस अब खत्म हो गया। गुस्से में उसने सीधा गमा को टारगेट कर दिया, लेकिन गमा ने बॉल को आराम से कैच कर लिया और बदले में और भी ज्यादा पावरफुल वापस से फेंक दिया। जून तुरंत टोमो के सामने कूद गया, लेकिन बॉल उसे जाकर लगी। ये
देखकर टोमो ने डिसाइड कर लिया कि अब फेयर खेलना बेकार है, अब तो ये मैच टूर्नामेंट ऑफ पावर बनेगा। उसने एक ट्रिकी शूट मारा, बॉल गामा के पैरों के बीच से गुजरी और सोचा कि जुन उसे कैच करेगा, लेकिन इस टाइम टनाबे ने कैच कर लिया और सबके शौक होने का फायदा उठाते हुए उसने बॉल सीधा गामा पर फेंका और मैच जीत गया। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद गामा जुन के पास आया और उसे एक जूडो मैच के लिए चैलेंज कर दिया। दोनों ने फाइट स्टार्ट की और पहले राउंड में जुन जीत गया, लेकिन गामा ने हार नहीं मानी। वो लगातार फाइट करता रहा और फाइनली ज्यादा राउंड्स जीत गया। फिर भी उसने खुद ही कह दिया वो एक्चुअली हार गया क्योंकि जुन ने कराटे का यूज नहीं किया था। जुन बस मुस्कुराया और चला गया। तब गामा ने पूछा कि वो इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद किसी क्लब में ज्वाइन क्यों नहीं करता। जुन ने शांति से जवाब दिया, मेरा गोल सिर्फ इतना है कि मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं जहां एक इंसान है जिसे कि मैं एडमायर करता हूं। पर अब लगता है कि मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया हूँ। बाद में जब जुन और टोमो घर जा रहे होते हैं, वो गामा के मैच के बारे में बात कर रहे थे। जुन बोला, अगर तुम उसके सामने होती तो पक्का जीत जाती। टोमो ने तुरंत मना कर दिया, तुम मुझे ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। लेकिन जुन के अंदर कुछ बदल रहा था। उसे लगा कि वो टोमो से स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहता बल्कि उसके जैसा बनना चाहता है। कुछ दिन के बाद जुन मॉर्निंग जॉग पर निकलता है। एक टेम्पल के सामने रुक गया और स्टेयर्स देखने के लिए उसके दिमाग में एक पुरानी यादें ताजा हो गई। 10 साल पहले का टाइम जब वो टोक्यो से नई जगह पर शिफ्ट हुआ था। तब अपने बैकयार्ड में खेल रहा था और अचानक टोमो, जो कि अपने आप को टार्जन समझ रही थी, फेंस के ऊपर से कूदकर सामने आ गई और एक्साइटेड वॉइस में उसे रैंडम बातें करने लगी। लेकिन जून का ध्यान गेम में था। इस बात पर टोमो इरिटेट हो गई और उसने बिना सोचे गेम छीन लिया और खुद खेलने लगी। तभी से उनकी अजीब सी पर दिलचस्प दोस्त की कहानी शुरू हुई थी। कुछ मिनट के बाद वो गेम 2 टुकड़ों में टूट गया और जून इतना गुस्सा हो गया कि उसने टोमो के मुंह पर मुक्का मार दिया। लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब टोमो उठकर खड़ी हो गई और चिल्लाते हुए बोला, बस एक पंच, इतना काफी नहीं है, मुझे और मानो, मैंने तुम्हारा फेवरेट गेम तोड़ा है यार, मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसके एग्रेसिव टोन से जून थोड़ा सा डर गया और बोला, मैं 1 पंच मैन हूँ, मुझे एक ही पंच काफी होता है। ये सुनकर टोमो थोड़ी सी शांत हो गई और दोनों ने अपने इंट्रोडक्शन दिया। थोड़ी देर के बाद टोमो के पापा उसे जून के घर ले गए ताकि वो प्रॉपर्ली सॉरी बोल सके। जून के पापा गोरो काफी ज्यादा इंटिमिडेटिंग थे, लेकिन उनके प्रेजेंस में जून खुद ही थोड़ा सा घबरा गया था। लेकिन उसने हिम्मत करके बोला, मुझे टोमो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी गोरो इंसिस्ट कर रहे थे, या तो माफी एक्सेप्ट कर लो या फिर बदला ले लो। तभी टोमो की माँ ने आकर सिचुएशन संभाल ली। उस दिन के बाद से जून और टोमो ने ज्यादा टाइम साथ में बिताने लगे। चाहे जून चाहता भी ना था, पर टोमो के एनर्जी से बचना मुश्किल था। एक दिन टोमो ने जून को अपनी दोस्त मिसुजू से मिलवाया। पहले मोमेंट में मिसुजू ने देखा कि जून उससे पसंद नहीं है। कुछ महीनों के बाद जून नदी के किनारे पर गेम खेल रहा था जब 2 स्टूपिड लड़की उसके पास आए और उसे गेम लेकर भाग गए। बाद में जब वो गर्ल से मिला, टोमो ने पूछा कि उसके फेस पर बैंडेड क्यों है। जून ने झूठ बोला कि मैं गिर गया था। मिसुजू ने उसे क्लमसी कहा, पर टोमो समझ गए कि वो झूठ बोल रहा है। शाम को वो जून के घर पर आई और उसका गेम लौटा दिया। बोला, मुझे मिल गया था। लेकिन उसके हाथ पर ब्रूसेस थे और ये देखकर जून को गुस्सा आ गया और उस पर चिल्ला उठा, तुम इतनी केयरलेस क्यों हो? टोमो ने भी तुरंत बदले में जवाब दिया। लेकिन जून ने फाइट कंटिन्यू नहीं की। उसने बस इतना बोला, मैंने तुमसे अपने गेम वापस लेने को नहीं कहा था। टोमो ने कामली कहा, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि हम दोस्त हैं। लेकिन जून फिर भी शांत नहीं हुआ। उसका गुस्सा एक्चुअली टोमो पे नहीं बल्कि खुद पे था। उसे लगता था कि वो वीक है, बेकार है और टोमो से हमेशा पीछे रहता था। थोड़ी देर के बाद जब वो काम हुआ, उसने टोमो को गेम दिया और बोला, इसे रख लो, मैं तब लौटाऊंगा जब मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। उस दिन के बाद जून ने डिसाइड किया कि वो टोमो के पापा के डोजो में कराटे सीखेगा। वापस प्रेजेंट में जून टेम्पल के ऊपर तक चला गया था। उसने अपने आप से पूछा, क्या सच में 10 साल हो गए उस दिन को? दूसरी तरफ टोमो घर पर थी और वो भी जून का वही वीडियो गेम खेल रही थी। गेम जीतने के बाद टोमो सोचने लगी, कब आएगा जून अपना गेम लेने? से अब वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। कुछ हफ्तों के बाद समर हॉलीडेज स्टार्ट हो जाती है और सबने मिलकर बीच जाने का प्लान बनाया। सब लोग अपने स्विम सूट्स में रेडी हो गए होते हैं, लेकिन टोमो ने रूम से बाहर आने से मना कर दिया क्योंकि उसे अपने स्विम सूट में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था। जून ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की, पर जब उसने उसका हुडी थोड़ा सा अनजिप किया और देखा तो तुरंत उसे वापस जिप कर दिया और कुछ बोले बिना उधर से निकल गया। थोड़ी देर के बाद टोमो और कारोल पानी में खेल रहे थे, जबकि जून मिसुजू के पास जाकर बैठ गया। मिसुजू ने मजाक में बोला, लगता है कि तुम अपने इमोशन को टायर जैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। जून बस शर्मा गया क्योंकि कारोल और टोमो दोनों स्विम सूट्स में थे और उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा था। तभी टोमो आई और उसका हाथ पकड़कर उसे पानी में खींच लिया। जब कारोल थोड़ा सा क्लोज होने लगी जून से, तो टोमो को थोड़ा सा जेलसी फील हुई और उसने दोनों पर पानी से अटैक कर दिया। कारोल हंसी और वापिस जाकर मिसुजू के पास बैठ गई। पानी में खेलते हुए
एक अजीब सा लड़का टोमो के पास आया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। टोमो कुछ कर पाती उससे पहले जून वहाँ पर आ गया और उस लड़के को डरा कर भगा दिया। टोमो को लगा कि जैसे उसका नाइट इन शाइनिंग आर्मर उसे बचाने आया हो, लेकिन तब उसका मूड खराब हो गया होता है जब जून ने कहा सॉरी, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लोग सोचेंगे हम कपल हैं। लेकिन जब उसने देखा कि कुछ लड़के कारोल को घेर रहे हैं, तब वो तुरंत उसके पास गया और बिना सोचे समझे उसकी हेल्प की, चाहे लोग उसे कुछ भी समझे। ये देखकर टोमो बहुत ही इरिटेट हो गई। वो गई मिसुजू के पास कंप्लेन करने। उसने मेरे लिए ऐसा बोला और कारोल के लिए सब कुछ कर दिया। मिसुजू ने स्माइल करते हुए कहा अगर तुझे चाहिए कि कुछ बदले तो उसके पास ही रहना सीख। अगले ही मोमेंट टोमो ने उसकी बात मान ली और वो 2 आइसक्रीम ले आई, एक अपने लिए और एक जून के लिए, और उसके पास जाकर बैठ गई। जून की हालत खराब हो गई, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब टोमो ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस से पानी में खींच लिया तो उसके मन में और कंफ्यूजन बढ़ता गया। घर लौटते वक्त मिसुजू ने नोटिस किया कि जून कुछ सोच में पड़ा हुआ है। उसने पूछा क्या बात है? जून ने चुपचाप कहा कुछ भी नहीं, वैसे भी वो है कौन? मिसुजू समझ गया कि अब जून टोमो को एक लड़की के रूप में देखने लगा है, पर वो समझ नहीं पा रहा है कि इस फीलिंग को कैसे हैंडल करें। कुछ दिन के बाद सब गर्ल्स ने टोमो के घर पर स्लीप ओवर रखा और मजा करने के लिए किंग्स गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। पहले राउंड में कारोल किंग बनी। फायरवर्क के दिन कुछ टाइम पहले कारोल ने टोमो से कहा था कि वो मिसुजू की एक्टिंग करे, लेकिन टोमो ने वो नहीं कर पाई। तब कारोल ने खुद ही उसकी मिमिक्री करके सबको हंसा दिया, जबकि मिसुजू थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही थी। अगले राउंड में मिसुजू को काइंड का रोल मिला और उसने टोमो को ऑर्डर दिया कि वो जून के साथ फायरवर्क देखने जाए, वो भी अकेली। ये सुनकर टोमो पहले थोड़ा सा शौक हो गए, लेकिन फिर एग्री कर लिया। जून के घर पर गई और इनवाइट करने के लिए। उसे लगा था कि जून एक्साइटमेंट में जम करेगा, पर जून ने कामली हाँ कह दिया, जिससे कि टोमो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। उस रात जून बेड पर लेटा हुआ सोच रहा होता है कि वो इतना एक्साइटेड क्यों है टोमो के साथ फायरवर्क देखने के लिए। उसे वो दिन याद आ गया जब टोमो ने उसे अपना दिल का हाल बताया था, पर फिर उसने खुद को समझाया कि शायद से टोमो सीरियस नहीं थी। दूसरी तरफ टोमो भी बेड पर सोच रही थी जून के बारे में। उसे बीच वाला मोमेंट याद आ गया और वो समझ नहीं पा रही थी कि जून आजकल अलग ही बिहेव क्यों कर रहा है। मिसुजू भी अपने थॉट्स में खोई हुई होती है। उसे लगने लगा होता है कि शायद से उसका प्लान उल्टा पड़ रहा है। उसका असली रीजन सिर्फ यही था कि वो चाहते थे कि टोमो थोड़ा सा लड़कियों जैसे बने, ताकि वो दोनों मिलकर गर्ली चीजें करें, ना कि जून के साथ उसका पेयर बन जाए। फायरवर्क्स के दिन जून घर से निकलता है ये सोचकर कि आज वो पता करेगा कि आखिर वो टोमो को एक लड़की के रूप में क्यों देखने लगा है, ना कि अपने पुराने दोस्त की तरह। और जब उसकी नजर टोमो पर पड़ती है, एक ब्यूटीफुल केमिनो पहनी हुई टोमो पर, तो वो लिटरली स्पीचलेस हो जाता है। फेस्टिवल ग्राउंड पहुंचकर दोनों एक स्टॉल पर जाते हैं। स्टॉल ओनर ने जैसे ही टोमो को पहचाना, वो शौक में आ गया, क्योंकि सब उसे स्टॉल डिस्ट्रॉइंग डीमन के नाम से जानते थे। एक ऐसी लड़की जो कि हर जगह हंगामा कर देती थी, लेकिन आज वो इतनी काम और फेमिनिन लग रही होती कि कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। ओनर ने उसके कुछ फोटोज लिए और दूसरे स्टॉल वालों को वार्न कर दिया टोमो फेस्टिवल में आ गई है। उधर मिसी की कारोल और मिसुजू भी फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं, पर मिसुजू थोड़ा सा अकेला महसूस कर रही होती है क्योंकि उसके पास कोई डेट नहीं थी। इधर टोमो जून से बिछड़ जाती है और गलती से एक अननोन लड़के को जून समझ लेती है। जब वो पीछे हटने लगती है तो वो लड़का उसके फ्रेंड्स उसको कॉर्नर कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि टोमो अकेली है, इसलिए वो उससे बोलते हैं कि चलो हम तुम्हें एक जगह ले चलते हैं ताकि तुम्हारा ट्रेजर एक्सप्लोर कर सके। तभी जून वहाँ पर आ गया और टोमो को उन लड़कों से बचा कर ले गया। जैसे ही वो दोनों वहाँ से चले गए, टोमो ने मुस्कुराते हुए जून से कहा कि तुम तो मेरे सुपरमैन निकले। पर जून ने सॉरी बोला और कहा कि उसे बीच में नहीं आना चाहिए था, वो खुद सिचुएशन को हैंडल कर सकती थी। ये सुनते ही टोमो गुस्से में उसके सर पर थप्पड़ मार देती है और कहती है हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, अमेजिंग हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मैं अकेली नहीं कर सकती। फिर वो दोबारा से जून को थैंक यू बोलती है और गुस्से में जून थोड़ा सा ब्लश कर देता है और उसे गले लगाने वाला होता है, पर लास्ट मोमेंट पर वो रुक जाता है और कहता है चलो फायरवर्क देखने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं। जब वो दोनों जगह ढूंढ रहे होते हैं, टोमो सोचती कि शायद से अब वो फिर से अपनी फीलिंग जून के सामने रख दे, क्योंकि अब उसे भी लगने लगा था कि जून के दिल में भी उसके लिए कुछ है। पर जब फायरवर्क्स स्टार्ट होता है वो हिम्मत नहीं कर पाती और सोचती है अभी टाइम सही नहीं है। रात को घर लौटते वक्त जून अपने मन में सोचता है कि अब वो कभी भी टोमो के साथ वैसे पंच फाइट नहीं कर पाएगा जैसे पहले करता था, क्योंकि सब कुछ बदल गया है। कुछ दिन के बाद स्कूल स्टार्ट होता है और टोमो रूफ टॉप पर मिसुजू के साथ बैठी होती है। वो उसे अपनी टेंशन शेयर करती है और कहती है जून आजकल बहुत ही अलग बिहेव कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मिसुजू चुप रहती है और वो सोचने लगती है कि पिछले कुछ हफ्तों में जून और टोमो के बीच सब कुछ कैसा बदल गया। इसी बीच वो बदमाश लड़के जिनसे पहले टोमो की लड़ाई हुई थी डिसाइड करते हैं कि वो टोमो से बदला लेंगे, पर जब उन्होंने मिसुजू को अकेला देखा तो उस पर अटैक करने लगे क्योंकि वो टोमो की दोस्त थी। तभी कारोल वहाँ पर आ गई और जब
जब उन्होंने मिसुजू को पकड़ने की कोशिश की तब करोल ने अपना ट्रेजर निकालकर सबको शॉक कर दिया। जब उसने मिसुजू का हाथ पकड़ा तो दोनों भागकर एक पुरानी फैक्ट्री में छुप गए। फैक्ट्री के अंदर मिसुजू ने तुरंत जून को कॉल किया और उससे हेल्प मांगी, लेकिन कहा टोमो को मत बताना। जून ने कॉल कट किया ही था कि तभी टोमो वहाँ पर आ गई। उसने देखा कि जून के चेहरे पर एक ब्लड थ्रस्टी एक्सप्रेशन था तो उसने पूछा क्या हुआ। जून झूठ नहीं भूल पाया और सबको सच बता दिया। टोमो ने जिद की और वो भी साथ चलेगी। उन दोनों को ये नहीं पता था कि मिसिकी ने उनकी बातें सुन ली थी और क्योंकि करोल उसमें इन्वॉल्व थी वो भी उनके पीछे से निकल पड़ता है। उधर फैक्ट्री में मिसुजू और करोल को वो गुंडे ढूंढ निकालते हैं, पर उनके कुछ करने से पहले ही टोमो और जून वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन सबको अच्छे से सबक सिखा देते हैं। जब मिसिकी देखता है कि टोमो और जून ने सब गुंडों को संभाल लिया तो वो करोल और मिसुजू को ढूंढने के लिए फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। जब उसने उन्हें ढूंढा तो वो शौक में आ गया क्योंकि उसने देखा कि करोल के पास कपड़े नहीं थे और तुरंत उसे लगा कि शायद से उन गुंडों ने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है। गुस्से में उसने उनके लीडर को मारने के लिए अटैक कर दिया, पर टोमो और जून ने उसे रोक लिया। तब तक लड़कियां भी वहां पर आ गई थी और जब उन्होंने बताया कि करोल बस कपड़े बदल रही थी तो वो शर्मिंदा हो गया, लेकिन फिर भी करोल को वहां से ले गया। मिसुजू वहां पर रुक गई और टोमो और जून को घर भेजने के बाद उन गुंडों को धमकाया। उसने उन्हें बताया कि टोमो के पापा वही मशहूर नाइटमेयर अजियावा हैं और अगर वो लोग चाहते कि उनके सारे बोन सेफ रहे तो उन्हें टोमो, करोल और उनकी प्रोटेक्शन अपनी जान से भी करनी होगी। अगले दिन जब टोमो स्कूल जा रही थी उसकी दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या जून अब उसे एक लड़की की तरह देखना बंद कर देगा। तभी जून उसके पास आया और उसके शोल्डर पर हाथ रखा, जिससे टोमो का दिल तेज धड़कने लगा। वो शर्मा कर तुरंत वहाँ से भाग गई और जून सिर्फ कंफ्यूज होकर उसे देखता रह गया। कुछ दिन के बाद मिसिकी, जो कि खुद को जून और टोमो के सामने एक कमजोर और बेकार इंसान समझता था, टोमो के पापा के डोजो में ट्रेनिंग लेने के लिए आ गया। पहले तो टोमो के पापा ने सोचा कि ये लड़का बस एक फैंसी टाइप का शिंजोकू बॉय है, लेकिन जब उन्होंने उसकी आंखों में देखा तो उन्हें लगा कि इसके अंदर किसी अपर मून डीमन का असर है। इसके बाद मिसिकी को 2 टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिससे कि वो पूरी तरीके से थक गया, पर फिर भी उसे जून के साथ फाइट करनी पड़ी। जून ने बिल्कुल भी इजी नहीं लिया क्योंकि मिसिकी ने कहा था कि अगर वो जीत गया तो शायद से टोमो उसे नोटिस करेगी। पूरे जज्बे के साथ मिसिकी ने अपना फाइनल पंच मारा, पर जून ने उसे काउंटर कर दिया और एक ही मूव में उसे बेहोश कर दिया। जब मिसिकी होश में आया तो वो टोमो के बेड पर था। टोमो ने उसे सब कुछ बताया और फिर पूछा, क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो ताकि करोल को प्रोटेक्ट कर सको। शर्माते हुए मिसिकी ने हाँ कहा और बोला कि बचपन से ही करोल हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंस जाती है। वो हमेशा उसे बचाने की कोशिश करता था, पर बार बार उसे लगता था कि वो बेकार है, बिल्कुल उस पिंक हेयर लड़की की तरह जो कि सास्के के पीछे पड़ी रहती थी। ये सब सुनकर टोमो को बहुत ही बुरा लगा और उसने उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया। तुम बेकार नहीं हो, तुम में भी स्ट्रेंथ है, बस उन्हें पहचानो। उन सबको बिना बताए जून उनकी बातें बाहर से सुन रहा था। एक दिन जब मिसिकी और करोल स्कूल जा रहे थे, करोल ने कहा कि आज मिसिकी एक अल्फा एनर्जी फील कर रही है, जिससे कि वो अंदर से प्राउड महसूस करने लगा। उसने बताया कि वो टोमो के पापा के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और उस दिन का इंतजार कर रहा है जब टोमो उसकी स्ट्रेंथ को मानेंगी। उसके मुंह से टोमो के लिए इतना ज्यादा एडमिनेशन सुनकर करोल के अंदर जलन सी महसूस हुई। बाद में वो जून के पास गई और उससे बोला कि उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहती है। जैसे ही वो क्लास से बाहर गई, मिसुजू ने उसे रोका और पूछा कि वो क्या प्लान कर रही है। करोल ने सीधा जवाब दिया कि ये उसका पर्सनल मैटर है, जिससे कि मिसुजू कुछ देर के लिए चुप हो गई क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि करोल ऐसा जवाब देगी। कुछ देर के बाद जून और करोल एक साथ बैठे थे और कुछ बातें कर रहे थे। करोल ने उसे कहा कि उसे लगता है कि अब टोमो और मिसुजू उसे दोस्ती नहीं करना चाहेंगी क्योंकि वो मिसुजू के साथ रूड थी और कुछ ऐसा कर रही थी जिससे कि टोमो हर्ट हो सकती है। जून ने अपने दुश्मनी वाले पार्ट को इग्नोर करते हुए कहा कि टोमो ऐसी लड़की नहीं है जो अपने दोस्तों को छोड़ दे और उनकी फ्रेंडशिप जरूर बचाएगी। ये सुनकर करोल को लगा कि अब वो और जून फ्रेंड्स बन गए, इसलिए वो बिना परमिशन के उसके रूम में घुस गई। जब जून ने निकलने को कहा तो करोल ने मना कर दिया और कहा कि वो यहाँ उसके साथ थोड़ा सा फन करने के लिए आई है। जून कुछ रिएक्ट करता उससे पहले करोल ने उसके चिक पर किस कर दी और उसे जोर से पकड़ लिया। जून के डरे हुए एक्सप्रेशन को देखकर करोल बोली, टोमो कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी क्योंकि लड़कियों को एक्सपीरियंस वाले बॉयज पसंद आते हैं। जून इरिटेट हो गया और उससे पुश करके तुरंत टोमो के घर चला गया। जैसे ही टोमो ने दरवाजा खोला, जून ने बिना कुछ सोचे उसे हक कर लिया। टोमो शोक में हो गया और जब जून सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था तभी करोल वहाँ पर आ गई। उसने सॉरी बोला और टोमो को भी हेलो करके वहाँ से निकल गई। अगले दिन करोल ने मिसुजू से माफी मांगी और मिसुजू ने उसे माफ कर दिया। उसने पूछा कि जब उसने मिसिकी को बताया कि वो जून के रूम में गई थी तो उसने क्या रिएक्शन दिया। करोल ने कहा कि उसने एक अजीब सा फेस बनाया। ये सुनकर मिसुजू ने सोचा कि अब टाइम आ गया है उन दोनों को एक साथ मिलने का। थोड़ी देर के बाद जब उसने मिसिकी से पूछा कि वो करोल के बारे में क्या फील करता है तो उसने कहा कि वो उसे एक बहन की तरह देखता है, पर मिसुजू ने तुरंत कहा झूठ मत बोलो। जब मिसुजू ने उसकी आंखों में सब कुछ समझ लिया तो मिसिकी ने मान लिया कि वो करोल से दिल से प्यार करता है। ये सुनकर
सुनकर मिसुजू बहुत ही खुश हो गई और उसने वादा किया कि वो उसकी मदद करेगी ताकि वो करोल के साथ हो सके। उसका प्लान सिंपल था, करोल को इतना इमोशनल कर देना कि मिसिकी को मजबूरन अपने फीलिंग कन्फेस करने पड़ेंगे। क्लास में लौटकर मिसुजू ने करोल को समझाया कि मिसिकी उसे कभी एक सिस्टर से ज्यादा नहीं देखेगा। ये सुनकर करोल बहुत ही उदास हो गई और क्लास से निकल गई। तभी मिसुजू ने मिसिकी को ढूंढा और कहा कि वो तुरंत उसके पास आ जाए। मिसिकी भागते हुए उसके घर पर पहुंचा, जहां पर उसने करोल को रोते हुए देखा। उनसे माफी मांगने लगी और बताया कि मिसुजू ने उनसे झूठ बोला था। ये कहकर करोल थोड़ा सा शॉक हो गई और पूछा कि मिसुजू के प्लान से उसका क्या लेना देना है। तब मिसिकी ने फाइनली अपने दिल की बात कह दी और उससे प्यार करता है। करोल ये सुनकर बहुत ही खुश हो गई और उसने भी कन्फेस कर दिया कि वो भी उससे प्यार करती है। दोनों एक दूसरे के पास आ गए और जैसे ही वो एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करने वाले थे, करोल की मॉम आ गई और उनका सीन कट हो गया। अगले दिन करोल स्कूल में एक फनी कॉस्ट्यूम पहन कर आई, जिसे देखकर मिसुजू बहुत ही डर गई। उसे लगा कि करोल अब भी गुस्सा है, पर उसकी सरप्राइज तब बढ़ गई जब करोल ने उसकी चिक पर किस किया और थैंक यू बोला। कुछ हफ्तों के बाद स्कूल के एनुअल मैराथन हुआ। जुन और टोमो दोनों रेस को लेकर फुल एक्साइटेड थे। रेस स्टार्ट होने से पहले उन्होंने एक बैट लगाई, जो हारेगा वो जीतने वाले के लिए एक हफ्ते तक जूस खरीदेगा। जैसे ही रेस स्टार्ट हुई, दोनों फुल स्पीड में दौड़ने लगी, जैसे फ्लैश से कम्पीट कर रही हो। बीच में दोनों लड़ने लगी कि कौन जीतेगा, पर जैसे ही उनका पीई टीचर स्कूटर पर उनके पास से निकल गया, दोनों चुप हो गए और रेस पर ध्यान दिया। जल्दी वो उस टर्न तक पहुंच गए जहां पर गर्ल्स को रुकना था, पर टोमो रुकी नहीं और जुन के साथ कम्पीट करते हुए आगे बढ़ गई। कुछ देर के बाद अचानक टोमो बेहोश हो गया। जुन ने देखा कि उसे हाई फीवर था। वो उसे अपनी गोद में उठाकर क्लिनिक ले गया। जब टोमो शाम को होश में आई तो उसके पास मिसुजू और करोल बैठे थे। उसने पूछा क्या हुआ, तो मिसुजू ने बताया कि जब वो गिर गई थी तब जुन ने पूरी रेस उसे अपनी पीठ पर उठाकर पूरी की और फिर उसे क्लिनिक ले गई। उतने में जुन खुद वहाँ पर आ गया तो मिसुजू और करोल चुपचाप उठकर बाहर निकल गए। जब मिसुजू जाने लगे तो उसने टोमो के कान में धीरे से कहा, इस सिचुएशन को पूरा फायदा उठाना। उसके जाने के बाद जुन ने टोमो को उठाया। उसकी मॉम उसे लेने के लिए आ रही है। मिसुजू की बात याद करके टोमो ने मजाक में कहा, तब तक तुम मुझे बिग पैक राइड दे दे, और जुन ने बिना कुछ कहे उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। अगले दिन जुन उससे मिलने के लिए आई ताकि देख सके कि वो अब कैसी है। टोमो ने उसे रेस के वक्त मदद करने के लिए थैंक यू बोला और उसका गेम वापस कर दिया। उसने कहा कि अब ये तुम्हें ही रखना चाहिए क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। तुम मुझे अपनी पीठ पर उठाकर रेस को कंप्लीट कर गए। ये सुनकर जुन को वो दिन याद आ गया जब उसने पहली बार टोमो को पंच मारा था और टोमो के फादर ने कहा था कि ये लड़का तो बहुत ही जल्दी तेरे लेवल तक का आ जाएगा। फिर उसे याद आता है जब उन्होंने मिडिल स्कूल को ज्वाइन किया था और उसने पहली बार टोमो को स्कर्ट में देखा था। उस पल उसके मन में कंफ्यूजन भर गया था क्योंकि अब तक वो टोमो को एक लड़का समझता था। दूसरी तरफ टोमो ने जुन के अजीब बिहेवियर के बारे में मिसुजू से शिकायत की। मिसुजू ने सिंपली कहा उसकी बातें इग्नोर कर। पर कुछ ही दिन के बाद क्लास में एक लड़का जुन से पूछता है, क्या तुम टोमो को डेट कर रहे हो? ये सुनकर जुन बहुत ही शौक में आ गया क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद जुन टोमो के क्लास में आ गया, पर वहाँ पर कुछ लड़कियां उससे वही सवाल पूछ रही थी। जुन चुप रहा, पर टोमो ने तुरंत मना कर दिया, कह कर कि वो इडियट मुझे लड़की की तरह देखता ही नहीं। ये बात जुन की ईगो पे लग गई। लंच ब्रेक में जब टोमो उससे बात करने के लिए आई तो उसने उसे इग्नोर कर दिया। उस दिन के बाद पूरा एक साल बीत गया बिना उनकी एक दूसरे से बात किए। इससे टोमो और मिसुजू के बीच में भी थोड़ा सा गैप आ गया क्योंकि पहले जो सब वो क्रेजी और बॉयज काम ओक जुन के साथ करती थी, अब वो मिसुजू के साथ करने लगी थी। बेचारी मिसुजू उसके हर पागलपन में शिकार बनती जा रही थी। जुन की तरफ वो अपनी लोनलीनेस से बचने के लिए सोचता है, क्यों ना मैं एक गर्लफ्रेंड बना लूं। तभी मिसुजू आई और मजाक में बोला, तू तो बिल्कुल अकेला लूजर लग रहा है, जाकर टोमो से पैच अप कर ले। पर जुन जो कि एक सर्टिफाइड इडियट था, उसने मिसुजू से पूछ लिया, तो तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। और सरप्राइजली मिसुजू ने हाँ कर दी। अपने फर्स्ट डेट पर दोनों एक माउंटेन साइड बाइक राइड पर गए थे क्योंकि जुन ने उसे एक सुंदर व्यू दिखाना चाहता था। पर ये पूरा एक्सपीरियंस मिसुजू के लिए एक नाइटमेयर बन गया था। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी, बस अब कभी एथलीट नहीं बन पाऊंगी। दूसरे दिन जुन उसे फिशिंग के लिए ले गया, लेकिन पहले डेट की तरह ही मिसुजू को ये काफी ट्रेनिंग लगा। अगले हफ्ते स्कूल में टोमो ने देखा कि मिसुजू एक थकी हुई कॉलेज स्टूडेंट जैसी लग रही थी, जैसे उसने कई रातों से सही से नींद ना ली हो। ये देखकर टोमो ने चिंता से पूछा कि क्या वो ठीक है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मिसुजू ने फाइनली मान लिया कि वो जुन के साथ एंडलेस एनर्जी के साथ नहीं चल पा रही है। ये सुनकर टोमो बहुत ही शौक हो गई और उसे बाहर खींच कर ले गई, जहाँ पर दोनों ने दिल से बात की और अपनी दोस्ती फिर से ठीक कर ली। उसके बाद मिसुजू जुन के पास आई और उसे ब्रेकअप करने के लिए कहा, लेकिन जुन ने पहले उसे ब्रेकअप कर दिया, जिससे कि वो सरप्राइज हो गई। थोड़ी देर के बाद जुन टोमो के पास आया, उनके बीच सब कुछ ठीक कर सके, लेकिन टोमो ने उसे देखते ही एक पंच मार दिया।
क्योंकि उसे इतना टाइम लग गया था। आंखों में आंसू लेकर टोमो ने पूछ लिया कि उसने बिना कुछ कहे उसे इग्नोर क्यों किया। तब जून ने बताया कि वो उसे उन सब लोगों से बचाना चाहता था जो कि उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे थे। उसकी ये वजह सुनकर टोमो को लगा कि कितनी बेकार थी, लेकिन फिर भी जून से माफी मांगने लगी और कहा कि क्या हम फिर से वैसे ही हो सकते हैं जैसे कि पहले थे। टोमो ने हाँ कहा, लेकिन फिर एक और पंच मार के बोला कि तुम सच में एक बड़ी इडियट हो। कुछ हफ्तों के बाद टोमो ने डिसाइड किया कि वो एक पार्ट टाइम जॉब करेगी ताकि वो जून के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीद सके। उसने मिसुजू और कैरोल के बारे में बात की। मिसुजू को टेंशन थी कि टोमो कहीं अपने बॉस से लड़ न ले, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो भी उसके साथ काम करेगी। जब कैरोल ने भी कह दिया कि वो भी ज्वाइन करेगी, तब टनाबे, जो कि उनकी बात को सुन रहा था, अपने फैमिली के रेमन शॉप में काम करने का ऑफर दे दिया। स्कूल के बाद वो सब टैनबे के साथ उसके शॉप पर गए, जहाँ उसने उनके फादर से मिले, जो उनकी हेल्प मिलने पर बहुत ही खुश थे क्योंकि उनकी वाइफ ट्रिप पर गई हुई थी। थोड़ी देर में तीनों ने अपनी यूनिफॉर्म पहनी और अपने अपने काम शुरू कर दिए। मिसुजू अपने काम को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कर रही होती है, पर टोमो और कैरोल को देखकर लग रहा होता है जैसे कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार काम किया हो। दोनों बार बार गलतियां कर रही थी। कुछ देर के बाद जून वहाँ पर आया और टोमो को देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गया। वैसे ही टोमो भी उसे देखकर बहुत ही शॉक्ड थी। जब मिसुजू उसे अटेंड कर रही थी, टोमो ने टनाबे से पूछा कि जून यहाँ पर रोज आता है। टनाबे ने बताया कि वो हफ्ते में एक बार यहाँ पर आता है, और ये सुनकर टोमो बहुत ही इरिटेट हो गई और टनाबे को धमकाने लगी कि उसने पहले ये बात क्यों नहीं बताई। बाद में जब टोमो जून को सर्व कर रही थी तो उसने शर्माते हुए पूछा कि उसे यूनिफॉर्म कैसे लग रही है। जून ने एक कॉम्प्लीमेंट देकर सरप्राइज कर दिया, जिससे कि टोमो का फेस रेड हो गया। खाना खत्म होने के बाद जून ने पूछा कि वो शॉप में कितने दिन तक काम करेगी, तो टोमो ने बताया कि वीकेंड तक, और ये सुनकर जून ने कहा कि वो कल फिर आएगा। 3 दिन के बाद गर्ल्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। उन्होंने अपनी सैलरी ली और शॉप से निकल गई। बाहर आते ही उनकी मुलाकात जून से हो गई, जिसके बाद मिसुजू और कैरोल ने उन्हें अकेले छोड़ दिया। घर जाते वक्त टोमो और जून बात कर रहे थे, जहाँ जून ने कहा कि रेमन उसके लिए बहुत ही टेस्टी था क्योंकि टोमो ने सर्व किया था, और ये सुनकर टोमो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। जून के बर्थडे के दिन टोमो ने उसके लिए एक सरप्राइज रखा था। उसने दोनों के लिए सेम रिस्ट वॉचेस खरीदी थी, एक केक भी। उसने पूछा कि क्या पार्टी उसके घर पर रख सकते हैं, पर जून ने कहा कि पार्टी टोमो के घर पर रखेंगे। क्लास में बाद में टोमो ने मिसुजू से पूछा कि वो जून के सामने थोड़ा ज्यादा लड़की वाली लगने के लिए क्या कर सकती है, तो मिसुजू ने अपनी टिपिकल नोटिस सोचकर कहा कि उसे चुपके से ऐसी सिचुएशन बनानी चाहिए जिससे कि जून उसके बैलेंस को टच कर ले। पहले तो टोमो ने मना कर दिया, पर मिसुजू ने उसे अपने प्लान में फंसा लिया। जैसे जून स्टेयर के पास आई, दोनों गर्ल्स अपनी पोजीशन में आ गए, लेकिन सब कुछ गलत हो गया। मिसुजू ने जून को पुश किया, पर वो सीधा टोमो के ऊपर गिरने की बजाय जाकर कैरोल के ऊपर गिर गई, दोनों हाथों में उसके बैलेंस पकड़े हुए। ये देखकर सब बहुत ही शौक में हो गए। कैरोल बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। जून इतना एम्बेरस हो गया कि उसने टोमो से बोला कि वो उसे मार ले, और टोमो ने बिना सोचे समझे उसे थोड़ा पीट दिया। बाद में मिसुजू अकेली बैठी सब कुछ सोच रही होती है, और वो लग रहा होता है कि शायद से इस बार उसने लिमिट क्रॉस कर दी। सोच में इतनी डूब चुकी होती है कि वो स्टेयर से गिर गई और सीधा टनाबे के ऊपर आ गई। दोनों थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में थे। तब मिसुजू ने उसका थैंक यू बोला और कहा कि उसे कुछ रिपे करना चाहती है। टनाबे को लगा कि आज उसका लकी डे, तो उसने मिसुजू से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांग लिया और उसने दे दिया। थोड़ी देर के बाद कैरोल और मिसुजू मिले, जहाँ पर मिसुजू ने कन्फेस किया कि उसे लगता है कि वो टोमो और जून के रिलेशनशिप में काफी इंटरफेयर कर रही है, पर कैरोल ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे हक करने की कोशिश की, लेकिन जैसा हमेशा मिसुजू ने उसे दूर कर दिया। नेक्स्ट डे टोमो नोटिस करते कि मिसुजू स्कूल लेट आई है। तब कैरोल उसे बताते कि मिसुजू गिरने के बाद थोड़ी सी बीमार है, इसलिए वो आज रेस्ट कर रही है। बाद में क्लास के स्टूडेंट्स अपने कल्चरल फेस्टिवल के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, और वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो सिंड्रेला का प्ले परफॉर्म करेंगे। स्कूल के बाद टोमो मिसुजू से मिलने के लिए घर जाती है। बातें करते वक्त टोमो फील करती है कि मिसुजू उसे कुछ टाइम से अवॉइड कर रही है, पर मिसुजू इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए टॉपिक को चेंज कर देती है और उसे सिंड्रेला स्क्रिप्ट का एक कॉपी देकर कहती है कि ज्यादा मत सोचना। नेक्स्ट डे स्कूल में मिसुजू को पता चलता है कि उसे सिंड्रेला का रोल मिला है और टोमो को प्रिंस चार्मिंग का। दोनों थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। तभी जून वहाँ पर आता है और मिसुजू का मजाक उड़ाने लगता है, जिसके बाद दोनों लड़के मिलकर उसे छेड़ने लगती है। थोड़ी देर के बाद प्ले की प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, पर मिसुजू का मूड खराब रहता है। सबको सरप्राइज होता है जब जून उसके पास आता है और कामली उससे कहता है कि टोमो से बात करके सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए, पर मिसुजू अपनी यूजुअल सुंदर नेचर में रहती है और बिना सोचे समझे जून को धक्का दे देती है। स्कूल के बाद टोमो और जून एक साथ निकलते हैं, पर घर जाने की बजाय वो टेम्पल जाते हैं, जहाँ जून टोमो को प्ले के लाइंस प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प करता है। प्ले वाले दिन सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स स्कूल जिम आ जाते हैं, जिसमें टोमो, मिसुजू और कैरोल की मदर भी होती है। प्ले स्टार्ट होता है और सब कुछ परफेक्टली चलता है। सब अपने डायलॉग्स इतने अच्छे से बोलते हैं जैसे प्रोफेशनल एक्टर्स हो। एंड में सभी ऑडियंस स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं और कर्टेन्स बंद हो जाते हैं। जून टोमो से कहते हैं कि फेस्टिवल एक्सप्लोर करने चलो। सबसे पहले वो दोनों मेड कैफे जाते हैं, जहाँ मुफिन और ओगावा उन्हें सर्व करते हैं। दोनों टोमो को क्वीन जैसा ट्रीट करते हैं और जून के साथ
साथ बिल्कुल उल्टा। उसके बाद वो हॉन्टेड हाउस जाते हैं जहाँ पर मिसी की वैम्पायर की कॉस्ट्यूम में होता है और जब वो टोमो को डरा रहा होता है टोमो ऑलमोस्ट उसे मार देती है। बाद में वो दोनों कुछ गेम खेलते हैं जहाँ पर टोमो हर गेम जीत जाती है और दोनों टोयाके खेलते हैं। दूसरी तरफ उनके फ्रेंड्स भी फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं पर मिसुजो थोड़ा सा अकेला महसूस कर रही होती है। तब कैरोल उसे अपने साथ इंक्लूड कर लेती है। मिसुजो उसका थैंक यू करती है और कहती है कि सिंड्रेला बनने से उसका और टोमो का मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो गया। थोड़ी देर के बाद बोनफायर डांस स्टार्ट होता है और जून टोमो के पास जाकर उसे डांस करने के लिए कहता है। जब दोनों बोनफायर की म्यूजिक पर डांस करते हैं टोमो नोटिस करती है कि जून का डांस के लिए कहने का तरीका कुछ गलत ही था, जैसे वो उसे फ्लर्ट कर रहा हो। उसकी बात सुनकर टोमो बहुत ही शॉक हो जाती है क्योंकि जून का जवाब वैसे ही होता है जैसे कि सच में वो फ्लर्ट कर रहा हो। ये सुनते ही टोमो बहुत ही नर्वस हो जाती है और एक छोटी सी डरपोक लड़की की तरह वहाँ से भाग जाती है। कुछ दिनों के बाद जून और टोमो अचानक से बाहर मिलते हैं। दोनों साथ चलने लगते हैं और जून अंदर ही अंदर सोचता है कि फेस्टिवल की बात से टोमो का बिहेवियर उसके लिए कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक और ऑकवर्ड सा हो गया है। जब जून उससे डांस वाली बात को छेड़ता है तो टोमो तुरंत टॉपिक को बदल देती है। स्कूल में कैरोल और मिसुजो भी टोमो से जून के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं पर वो उन्हें इग्नोर करके चली जाती है। इसलिए मिसुजो को लगता है कि दोनों के बीच कुछ जरूर हुआ है। इसी वक्त जून की मुलाकात मिसिकी से होती है। दोनों के बीच पहले डिफरेंस होने के बाद भी वो बात करने लगते हैं। बात करते वक्त जून कन्फेस करता है कि उसे टोमो पसंद है। मिसिकी उससे कहता है कि अगर तुझे सच में फीलिंग है तो एक मर्द की तरह जा और सब कुछ सीधा बोल दे। उस बात के बाद जून मिसुजो से मिलता है और उससे माफी मांगता है कि उसने उसका यूज किया था ताकि वो अपने टोमो के फीलिंग को भूल सके। नेक्स्ट डे टोमो को अपने डेस्क पर एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे रूफटॉप पर आना है। उसे लगता है कि कोई उसे फाइट करने के लिए बुला रहा है तो वो तुरंत रूफटॉप की तरफ चढ़ जाती है। वहाँ पहुंचकर वो बहुत ही शौक में रह जाती है जब देखती कि वहाँ पर जून खड़ा होता है। टोमो उससे फाइट करने के लिए मना करती है तो जून उसे उसके कन्फेशन के बारे में पूछता है कि क्या वो उस दिन सच में सीरियस थी। ये सुनकर टोमो बहुत ही इरिटेट हो जाती है और गुस्से में कहती है क्या तुम्हें अपनी स्टूपिडिटी के साथ कोई वारंटी मिली है? तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हारा अटेंशन चाह रही थी? जून मुस्कुराता है और फाइनली कन्फेस करता है कि हाँ उसे समझ में आ गया था कि तुम क्या कहना चाहती थी। ये सुनते ही टोमो उसे पंच मार देती है। जून जमीन पर गिर जाता है और टोमो को तुरंत अपने एक्शन पर रिग्रेट होता है। तभी जून सीधा उसे अपने दिल की बात कह देता है और उसे पसंद करता है। लेकिन टोमो खुश होने की बजाय पैनिक कर जाती है और वहाँ से भागकर अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है। वो कैरोल और मिसुजो को सब कुछ बताती है। कैरोल उससे कहती है कि जून का कन्फेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए पर टोमो कहती है कि वो थोड़ा ज्यादा डर गई थी। तभी मिसुजो गिल्ट में माफी मांगती है और कहती है कि उससे पहले ये कहना गलत था कि टोमो को ज्यादा गिलेली बिहेव करना चाहिए क्योंकि वो जैसे वैसे ही परफेक्ट है। सब कुछ क्लियर होने के बाद टोमो तुरंत जून से मिलने चली जाती है। वो उससे माफी मांगती कि पहले वो भाग गई थी। फिर दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर टोमो ने पहली बार अपना दिल कन्फेस किया था और इस बार जून उसके सामने अपनी फीलिंग प्रॉपरली कन्फेस करता है। टोमो खुश थी कि जून भी उसके लिए वैसे ही फील करता है लेकिन उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा अगर हम कपल बन गए तो हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रहेंगे ना? जून ने तुरंत जवाब दिया ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम कपल बने या ना बने हम वही रहेंगे जैसे पहले थे। और ये प्रूफ करने के लिए उसने टोमो को टेम्पल स्टेयर पर रेस लगाने की चैलेंज दी। और क्या हुआ? टोमो ने रेस को जीत ली और जून हंसकर बोला देखा हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला। ये सुनकर टोमो ने फाइनली अपने दिल की बात कह दी। उसने जून से अपना प्यार कन्फेस कर दिया। ये सुनकर जून इतना शौक हुआ कि सीधा सिरेन के स्टेयर से गिर गया। डर के मारे टोमो उसके पास भागी लेकिन जून तो खुशी की मारी मुस्कुराते हुए हवा में फिस्ट पंप कर रहा था जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। कुछ हफ्तों के बाद जब टोमो अपनी फ्रेंड्स कैरोल और मिसुजो के साथ चिल कर रही थी तो उसने कंप्लेन किया जून अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने बोला सब कुछ बोरिंग सा लगता है, वो बिल्कुल एफर्ट्स नहीं कर रहा है। मिसुजो हंस पड़ती है और बोला तो फिर तू ही स्टेप ले ले, जाके उसे किस कर ले। ये सुनकर टोमो शर्मा गई और बोला मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तब मिसुजो ने कहा इतनी साई मत बन, उसे कोई रोमांटिक मूवी दिखाने के लिए बुला ले, मूड सेट हो जाएगा। ये आइडिया टोमो को पसंद आया और उसने सोचा कि शायद से इस तरह से वो अपना पहला किस ले पाएगी। वीकेंड पर दोनों डेट के लिए मिले। टोमो को देखती जून के गाल लाल हो गए लेकिन थोड़ा संभालते हुए उसने बोला तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। ये सुनकर टोमो भी बहुत ही ब्लश करने लग गए। दोनों मूवी देखने के लिए गए और मूवी के बीच टोमो को मिसुजो की बात याद आई। मूवी के दौरान उसे किस कर लेना, लेकिन जब रोमांटिक सीन आया तो टोमो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि वो कुछ कर ही नहीं पाई। जून तो मूवी एंजॉय कर रहा था लेकिन मूवी के बाद उसने बोला पहले मुझे रोमांटिक मूवी बकवास लगती थी पर अब नहीं, अब तो मुझे वो पसंद आने लगी है क्योंकि अब मैं किसी से प्यार करता हूँ। ये सुनकर टोमो का दिल खुशी से भर गया जैसे दुनिया उसके पास ही हो। फिर दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए। जून ने टोमो को एक सुंदर इयररिंग दी और टोमो ने उसके लिए एक हैंडमेड मफलर। घर वापस आते हुए टोमो ने बोला आज मैं अपना मिशन पूरा करूंगी और वो जून के घर पर चली गई। लेकिन जैसे ही वो दोनों रूम में बैठे माहौल ऑकवर्ड हो गया। दोनों के बीच एक अजीब सी टेंशन थी जैसे दोनों चाह कर भी कुछ नहीं कह पा रहे हो। आखिर में टोमो ने इरिटेशन से बोल दिया पूरी रात मैं सिर्फ एक ही चीज को सोच रही थी
की तुझे किस करने की। टोमो की बात सुनकर जून एकदम से शॉक हो गया, उसका फेस लाल पड़ गया, पर थोड़ी देर में संभलते हुए उसने कहा मैं भी तुम्हें किस करना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। जब हम ऑफिशियली कपल बनेंगे तब वो पहला किस करने के लिए स्पेशल होना चाहिए। उसने ये भी बताया कि वो एक्चुअली उसके पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए गया था, पर टोमो के पापा ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर जून उन्हें एक फ्लाइट में हरा दे तभी वो अपनी बेटी से उसे मिलने देगा। ये सुनकर टोमो गुस्से से भर गई और बिना सोचे घर पहुंची और सीधा अपने पापा से टकरा गई, जो उस टाइम माँ के साथ बात कर रहा था। टोमो ने उन्हें सुना भी नहीं, सीधा चिल्लाते हुए कहा आपको कोई हक नहीं है ऐसे डिसीजन लेने का। बहुत झगड़ा हुआ और गुस्से में उसने कह दिया मुझे तुमसे नफरत है। ये कहकर वो चली गई और उसके पापा बिल्कुल चुप हो गए। अगले दिन जून उसके घर पर गया उसे देखने के लिए, पर उसकी माँ ने कहा टोमो अभी किसी से मिलना नहीं चाहती। उसने एक हिंट भी दिया कि अगर वो सच में कुछ करना चाहती हो तो जाकर उसके हस्बैंड से लड़ ले, क्योंकि वो अभी इमोशनल है और हार सकता है। लेकिन जून ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो बिना तैयारी के कुछ नहीं करेगा। स्कूल में टोमो और जून ने बात की। टोमो ने गुस्से में पूछा कि उसने उसे ये बात छुपाई क्यों। जून ने बोला ये मेरा बचपन का सपना था तुम्हारे पापा को फाइट में हराना। ये सुनकर टोमो ने उसे पंच कर दिया, तू बिल्कुल इडियट है। क्लास के बाद मिसुजू और करोल ने उससे पूछा कि उनसे 2 हफ्तों से बात क्यों नहीं कर रही है। तब टोमो उन्हें रूफ टॉप पर ले गई और सब कुछ बता दिया। स्कूल खत्म होने के बाद जून ने टोमो से कहा कि उसने डिसाइड कर लिया है वो उसके फादर का चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, और ये कहकर डोजो की तरफ निकल गया। जबकि टोमो अपनी क्लब एक्टिविटी में बिजी थी। क्लब में उसने मिसाकी से बात की और कहा कि जून तो सच में उसके पापा से फाइट करेगा। मिसाकी ने कहा कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तू जिद्दी मत बन, उसकी सपोर्ट में वापस जा। मिसाकी की बात सुनकर टोमो तुरंत क्लब से निकल गई। बीच में करोल और मिसुजू को इग्नोर करते हुए सीधा डोजो पहुंची। वहाँ उसने देखा कि जून मुश्किल से खड़ा है लेकिन फिर भी लड़ रहा है। ये देखकर टोमो चिल्लाई मैं उसकी जगह लड़ूंगी, पर जून ने मना कर दिया और बोला मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, चाहे मैं थोड़ा सा गिरने वाला ही क्यों न लगूं। टोमो ने मजबूरी में एक कदम पीछे कर लिया और बोला अगर तुम रुक गए तो मैं लड़ने आ जाऊंगी। जून ने अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर टोमो के पापा के सामने खड़ा हुआ। एक राउंड और चाहिए, ये था प्यार की ताकत से भरा हुआ जुनून। जब फाइट स्टार्ट हुई टोमो ने नोटिस किया कि कुछ तो गलत है। उसके पापा जाने अनजाने में अपनी डिफेंस से खुद गप्स छोड़ रहे थे, जैसे वो चाहते थे कि जून अटैक करे। तब उसे समझ में आया कि उनका पर्पस जून की स्ट्रेंथ चेक करना नहीं, बल्कि ये देखना था कि वो टोमो को प्रोटेक्ट करने के लायक है या नहीं। ये समझने के बाद जून ने बिना सोचे समझे अपनी पूरी हिम्मत लगाई और एक सॉलिड पंच मार दिया। उस एक पंच से वो जीत लिया, लेकिन टोमो के पापा ने हार मानने से मना कर दिया। तभी उनकी वाइफ ने आगे बढ़कर उन्हें समझाया और बोला अब जिद छोड़ो। डोजो के बाहर निकलते जून ने टोमो की तरफ देखा और ऑफिशियली उसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कहा। टोमो थोड़ी अपसेट हो गई क्योंकि वो खुद पहले प्रपोज करना चाहती थी, पर जून मुस्कुराते हुए बोला मैं लड़का हूँ, ये मेरा फर्ज है। ये सुनकर टोमो ने हंसकर कहा तो इस बार मैं ही लीड लूंगी, और उसने उसे किस कर लिया। और बस यहाँ उनकी स्टोरी एक परफेक्ट एंड लेती है और इसी के साथ ये सीजन भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।